हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे निबोस आईजीसी के एलिमेंट 3.4 के बारे में। और एलिमेंट 3.4 में जो है कि ऑलरेडी हम लोग इसका पार्ट 1 पढ़ चुके हैं और 3.4 में जो है कि हम लोग इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है शत्रुघ्न कुशवाहा, आई एम HSC ट्रेनर। और सबसे पहले जो है कि 3.4 में हम लोग जानेंगे रिस्क प्रोफाइलिंग के बारे में। क्लियर है? रिस्क प्रोफाइलिंग भी जो है कि 3.4 में ही जो है कि दिया हुआ है। और इसमें जो है कि हम लोग पढ़ेंगे रिस्क प्रोफाइलिंग में कि ईच ऑर्गेनाइजेशन विल हैव इट्स ओन रिस्क प्रोफाइल। सभी ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक रिस्क प्रोफाइल होता है। क्लियर है? जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे होते हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना रिस्क प्रोफाइल होता है। तो हम लोग इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक रिस्क प्रोफाइल जो है कि क्या एग्जामिन करता है। क्लियर है? एक रिस्क प्रोफाइल जो है कि क्या एग्जामिन करता है। जब भी हम रिस्क प्रोफाइल करते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों का जो है कि एग्जामिनेशन करते हैं। तो देखिए दिया हुआ है द नेचर एंड लेवल ऑफ द थ्रेट फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी थ्रेट्स को फेस कर रहा है उसका नेचर क्या है और वो किस लेवल का जो है कि थ्रेट है जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लगातार फेस किया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे द लाइक्लीहुड ऑफ दो एडवर्स इफेक्ट्स अक्वायरिंग। बोल रहा है कि जो भी एडवर्स इफेक्ट घटित हो रही हैं, अक्वायरिंग हो रही हैं, उनका लाइक्लीहुड क्या है, उनकी जो है कि संभावना क्या है। द लेवल ऑफ डिस्ट्रप्शन एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विथ ईच टाइप ऑफ रिस्क। बोल रहा है कि किस लेवल का डिस्ट्रप्शन और कॉस्ट जो है कि प्रत्येक रिस्क से जो है कि जुड़ा हुआ है, इसको जो है कि हम लोग आकलन इसमें करेंगे। नेक्स्ट है द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल इन प्लेस टू मैनेज दोज रिस्क। बोल रहा है कि उन रिस्क को मैनेज करने के लिए, यानी कि जो भी रिस्क प्रोफाइल में जिस रिस्क को हमने आइडेंटिफाई किया है हम लोगों ने, उस रिस्क को मैनेज करने के लिए जो भी कंट्रोल मेजर अपने स्थान पे हैं, जो भी कंट्रोल इन प्लेस हैं, यानी कि जो भी कंट्रोल मेजर जो अपने स्थान पे हैं, उसके इफेक्टिवनेस क्या हैं, वो कितने जो है कि प्रभावी हैं। क्लियर है गाइस? वो कितने प्रभावी हैं, इसको जो है कि हम लोग रिस्क प्रोफाइल में जानते हैं। रिस्क प्रोफाइलिंग जो है कि पहले निबोस आईजीसी में नहीं था, अभी इसको ऐड किया गया है और बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन सिलेबस में है तो हम लोग थोड़ा सा जो है कि इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि रिस्क प्रोफाइल का जो है कि प्रोसेस क्या होता है। देखिए दिया हुआ है द रिस्क प्रोफाइलिंग प्रोसेस, की रिस्क प्रोफाइलिंग की प्रोसेस जो है कि क्या है, कैसे जो है कि हम लोग रिस्क प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। तो देखिए दिया हुआ है आइडेंटिफाई द रिस्क दैट थ्रेटन द ऑर्गेनाइजेशन। बोल रहा है कि उस रिस्क को आपको आइडेंटिफाई करना है जो रिस्क ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिसके द्वारा जो है कि थ्रेट मिल रहा है, जिसके द्वारा जो है कि थ्रेटन किया जा रहा है, उस रिस्क को जो है कि आपको आइडेंटिफाई करना है, उस रिस्क को जो है कि पहचानना है आपको। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द हेल्थ एंड सेफ्टी इम्पैक्ट। आपको क्या करना है सेकंड में कि हेल्थ एंड सेफ्टी इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे इस जो है कि रिस्क का, एंड द बिजनेस इम्पैक्ट एसोसिएटेड विथ ईच थ्रेट। बोल रहा है कि हेल्थ एंड सेफ्टी इम्पैक्ट क्या होगा इस थ्रेट का और इसके बिजनेस इम्पैक्ट क्या होंगे, और बिजनेस इम्पैक्ट जो है कि प्रत्येक थ्रेट से जुड़े हुए हैं उनकी जो है कि हमको आइडेंटिफिकेशन इसमें करनी है, उनकी जो है कि पहचान करनी है कि इनका हेल्थ एंड सेफ्टी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पे, और बिजनेस पे, व्यवसाय पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा प्रत्येक थ्रेट से। यानी कि यहाँ पे जो है कि हम लोगों ने जो थ्रेट को पहचाना है, उन थ्रेट से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, हेल्थ एंड सेफ्टी पे, उसको जो है कि हम उसकी पहचान करेंगे। आइडेंटिफाई हाउ वेल ईच थ्रेट इज कंट्रोल्ड। उसके बाद से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे प्रत्येक थ्रेट को हम जो है कि क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर जो है कि ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने अच्छे तरीके से जो है कि यहाँ पे इसको नियंत्रण में लिया गया है। क्लियर है? आइडेंटिफाई द लाइक्लीहुड ऑफ ईच थ्रेट हैपनिंग। बोल रहा है कि कितनी संभावना है कि थ्रेट को हैपनिंग होने की, उसको भी जो है कि हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। लाइक्लीहुड का मतलब होता है संभावना। और नेक्स्ट है प्योरिटाइज द थ्रेट्स। उसके बाद से हम थ्रेट्स को जो है कि प्योरिटाइज करेंगे, उनके जो भी उनका जो रिस्क है वो जो सबसे ऊपर है, उसके बाद कौन सा थ्रेट्स है, उसके बाद कौन सा थ्रेट है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा हमको हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डालने वाला है या फिर हेल्थ एंड सेफ्टी पे इम्पैक्ट डालने वाला है, उस तरह से हम जो क्या करेंगे, थ्रेट्स को प्योरिटाइज करेंगे, उसको जो है कि प्राथमिकता देंगे। क्लियर है? जैसे प्राथमिकता देने की जहाँ तक बात है, प्योरिटाइज द थ्रेट्स, यानी कि मान के चलिए कि दो लोग हैं, अगर घर में जो है कि दोनों लोगों को जो है कि दो व्यक्ति जो है कि बीमार है कहीं ना कहीं, एक व्यक्ति को बहुत बड़ी कोई बीमारी हुई है और एक कोई व्यक्ति है उसको नॉर्मल जो है कि थोड़ा सा कुछ दिक्कत है, तो आप किसको प्राथमिकता देंगे, पहले किसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे? तो कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा कोई दिक्कत है
किसी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हो गया है, कोई व्यक्ति है नॉर्मल जिसके सर में दर्द हो रहा है, तो आप पहले किसको लेकर के जाएंगे? जिसको कहीं ना कहीं जो एक्सीडेंट से जिसको चोट लगा हुआ है। क्लियर है? तो उसी तरह से हम जो है कि इसको प्रायोरिटाइज करेंगे थ्रेड्स को कि किस थ्रेड से हमको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्लियर है? आगे हम लोग चलेंगे और आगे अब हम लोग देखेंगे रिस्क असेसमेंट। क्लियर है? ये रिस्क असेसमेंट जो है कि IG1 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और IG2 के लिए भी जो है कि इम्पोर्टेंट है। IG2 में भी आपको एक रिस्क असेसमेंट बनाना है, तो इसके लिए हम लोग जो है कि इसको काफ़ी अच्छे से समझेंगे। तो आगे चलते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि रिस्क असेसमेंट के डिफिनीशन को। तो देखिए दिया हुआ है, रिस्क असेसमेंट इज द फॉर्मुलाइज प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग हजार्ड एसोसिएटेड विथ वर्क एक्टिविटी एंड लोकेशन। बोल रहा है कि रिस्क असेसमेंट एक ऐसा फॉर्मुलाइज प्रक्रिया है, रिस्क असेसमेंट जो है कि हजार्ड को आइडेंटिफाई करने का जो है कि क्या है, एक फॉर्मुलाइज प्रोसेस है, फॉर्मुलाइज जो है कि प्रक्रिया है। कौन से हजार्ड को? एसोसिएटेड विद द वर्क एक्टिविटी एंड लोकेशन। जो भी वर्क हैं उनमें जो हजार्ड्स जो हैं या फिर जिस जगह पे काम हो रहा है उस जगह पे जो उस लोकेशन पे जो हजार्ड्स हैं उनको जो है कि पहचानने की, उनके हजार्ड्स को पहचानने की रिस्क असेसमेंट जो है कि एक फॉर्मुलाइज प्रोसेस है। इवेलुएटिंग रिस्क एंड देन आइदर एलिमिनेटिंग और कंट्रोलिंग दैट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। बोल रहा है कि सेकेंड स्टेप क्या है? पहला रिस्क असेसमेंट का काम क्या है कि वो हजार्ड को आइडेंटिफाई करेगा, उन हजार्डों को जो उस एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं और उस वर्क लोकेशन से जुड़े हुए हैं। क्लियर है? जैसे मान के चलिए कि अभी हॉट वर्क आप कर रहे हैं, तो हॉट वर्क एक नॉर्मल प्लेस पे कर रहे हैं। क्लियर है? तो आप हॉट वर्क के जो भी कंट्रोल मेजर रहेगा उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे कहीं ना कहीं। तो एक सामान्य कंस्ट्रक्शन साइट पे जो है कि आप हॉट वर्क कर रहे हैं। क्लियर है? दूसरा, वही हॉट वर्क आप कन्फाइंड स्पेस के अंदर कर रहे हैं, तो जो वर्क लोकेशन है वहाँ पे वो कन्फाइंड स्पेस एरिया है। क्लियर है? कन्फाइंड स्पेस जो है कि एरिया वहाँ पे क्या है, एक लोकेशन के तौर पे है। वहाँ पे जो है कि सीमित स्थान के अंदर अब वेल्डिंग जो है कि हो रहे हैं, हॉट वर्क हो रहे हैं, तो दोनों के हजार्ड जो है कि क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो रिस्क असेसमेंट सिर्फ उस एक्टिविटी के रिस्क को ही नहीं पहचानता है, बताता है, बल्कि उस लोकेशन में, उस वर्क लोकेशन में भी कौन से हजार्ड्स हैं उनको पहचानता है। क्योंकि अगर मान के चलिए कि अगर आपने जो सेम कंट्रोल मेजर जो है कि एक सिविल साइट पे वेल्डिंग करने के लिए जो कंट्रोल मेजर लगाने चाहिए थे उसको जो आपने लगाया हुआ है, वही सेम कंट्रोल मेजर अगर आप कन्फाइंड स्पेस में हॉट वर्क करते समय लगाएं तो जो है कि क्या हो सकती है, रिस्क वहाँ पे कम नहीं होगा और हो सकता है कि जो है कि कोई बड़ा हादसा हो जाए। क्लियर है? तो रिस्क असेसमेंट का पहला काम क्या है कि रिस्क असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, एक फॉर्मुलाइज प्रक्रिया है हजार्ड को पहचानने की। क्लियर है? रिस्क असेसमेंट एक फॉर्मुलाइज प्रोसेस है हजार्ड को आइडेंटिफाई करने की, और ब्रैकेट में दिया हुआ है एसोसिएटेड विथ वर्क एक्टिविटी एंड लोकेशन, यानी कि उस काम से जो काम हो रहा है उस काम में कौन से हजार्ड्स हैं और उस लोकेशन में कौन से जो है कि हजार्ड्स हैं। नेक्स्ट दिया है इवेलुएटिंग रिस्क एंड देन आइदर एलिमिनेटिंग और कंट्रोलिंग दैट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। उसके बाद रिस्क असेसमेंट का क्या काम है कि इवेलुएटिंग रिस्क यानी कि रिस्क का मूल्यांकन करना, एंड देन आइदर एलिमिनेटिंग और कंट्रोलिंग दैट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। उसके बाद या तो रिस्क को पूरी तरीके से क्या करना, इलिमिनेट करना, या फिर रिस्क को एक एक्सेप्टेबल लेवल तक जो है कि पहुंचाना, ये जो है कि रिस्क असेसमेंट का काम है। क्लियर है? यानी कि रिस्क असेसमेंट सबसे पहले क्या करेगा, रिस्क असेसमेंट क्या करेगा, सबसे पहले कि हजार्ड को आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद से जो है कि देखेगा कि उस हजार्ड को कम करने के लिए जो भी कंट्रोल मेजर्स लगाए गए हैं उसको इवेलुएट करेगा, और इवेलुएट करने के बाद जो है कि वहाँ पे वो देखेगा कि ये एक एक्सेप्टेबल लेवल तक है कि नहीं है। अगर एक्सेप्टेबल लेवल नहीं है तो फिर वो जो है कि एडिशनल कंट्रोल मेजर लगाया जाएगा, और उस एडिशनल कंट्रोल मेजर को लगाने के बाद हम रिस्क असेसमेंट को एक एक्सेप्टेबल लेवल तक पहुंचाएंगे, या फिर अगर पॉसिबल है तो हम उस को जो है कि क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से उस रिस्क को एलिमिनेट करेंगे। क्लियर है? तो आगे चलते हैं और आगे जो है कि हम लोग देखेंगे। आई थिंक आपको ये रिस्क असेसमेंट जो है कि समझ में आया होगा, एक बार और देख लेते हैं। देखिए दिया है रिस्क असेसमेंट इज द फॉर्मुलाइज प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग हजार्ड। रिस्क असेसमेंट एक फॉर्मुलाइज प्रोसेस है हजार्ड को आइडेंटिफाई करने का, जो कि उसके वर्क एक्टिविटी और लोकेशन से जुड़े हुए हैं। इवेलुएटिंग रिस्क एंड देन आइदर एलिमिनेटिंग और कंट्रोलिंग दैट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। इसके बाद उस रिस्क को हमको जो है कि रिस्क असेसमेंट इवेलुएट करता है, उसका मूल्यांकन करता है, उसके बाद रिस्क को जो है कि या तो एलिमिनेट करता है या फिर रिस्क को जो है कि कंट्रोल करके, नियंत्रण में ला करके एक्सेप्टेबल लेवल तक जो है कि पहुंचाता है। क्लियर है? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो
तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी रिस्क असेसमेंट को समझने में और निवोस आईजीसी पास करने में जो है कि उनको काफ़ी मदद मिले। आगे हम लोग चलते हैं और आगे जो है कि हम लोग जानेंगे पर्पज ऑफ रिस्क असेसमेंट की। रिस्क असेसमेंट का जो है कि पर्पज क्या है, रिस्क असेसमेंट क्यों बनाया जाता है, रिस्क असेसमेंट बनाने का उद्देश्य जो है कि क्या है। तो देखिए दिया हुआ है, द एम ऑफ रिस्क असेसमेंट इज टू इंश्योर दैट हजार्ड्स आर एलिमिनेटेड और रिस्क मिनिमाइज। बोल रहा है कि रिस्क असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हजार्ड्स को एलिमिनेट कर दिया गया है या फिर रिस्क को मिनिमाइज कर दिया गया, यानी कि कम कर दिया गया है। आप देखते होंगे लैपटॉप पे या फिर अपना जो भी आपका पीसी होगा तो उसमें जो कॉर्नर में बटन दिए गए रहते हैं मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। आप स्क्रीन को क्या कर देते हैं, बड़ा कर सकते हैं। जो भी आप जो है कि चला रहे होते हैं, जो भी अपना जो DSC बोला जाता है, डिस्प्ले स्क्रीन इक्विपमेंट्स, और या फिर उसको जो है कि बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। मिनिमाइज का मतलब क्या हुआ, कम करना। यानी कि रिस्क असेसमेंट यह सुनिश्चित करता है कि हजार्ड्स को या तो एलिमिनेट कर दिया गया है या फिर रिस्क को मिनिमाइज कर दिया गया है बाय द करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स। बोल रहा है कि रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स जो करेक्ट एप्लीकेशंस हैं उनके थ्रू या फिर जो भी रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स हैं उनके जो करेक्ट एप्लीकेशन है उनके द्वारा रिस्क को जो है कि एलिमिनेट कर दिया गया है या फिर जो है कि मिनिमाइज कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क असेसमेंट आर टू प्रिवेंट। रिस्क असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य जो है कि इन चीज़ों को रोकना होता है, जो चीज़ें नीचे लिखी गई हैं जिनको हम लोग अभी देखेंगे। तो देखिए पहला दिया हुआ है, डेथ एंड पर्सनल इंजरी। रिस्क असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि वो डेथ और पर्सनल इंजरी को क्या कर सके, कम से कम करे, उसको रोके। अदर टाइप ऑफ लॉस इंसिडेंट्स, और जो भी तरह के जो हानि के इंसिडेंट्स होते हैं, फायर होती हैं जिनसे हानि हो सकती है, कुछ बिल्डिंग डैमेज हो रहा है, इक्विपमेंट डैमेज हो रहा है, उसको रोके। ब्रीचेज ऑफ स्टेट लॉ, जो भी लॉ हैं, जो भी कानूनी मानक हैं या फिर जो भी कानूनी लॉ हैं उनको ब्रीच होने से, उनका उल्लंघन होने से जो है कि रोके। विच माइट लीड टू इन्फोर्समेंट एक्शन और प्रोसिक्यूशन। बोल रहा है जो भी स्टेट लॉ है उनका उल्लंघन होने से रोके, जिसके वजह से हो सकता है कि एम्प्लॉयर के ऊपर क्या हो सके, इन्फोर्समेंट एक्शन लिया जा सके या फिर प्रोसिक्यूशन हो सके। क्लियर है। नेक्स्ट दिया है, द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट दैट फॉलो ऑन फ्रॉम एक्सीडेंट। बोल रहा है कि जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है कि एक्सीडेंट के बाद उत्पन्न होते हैं उनको जो है कि रोकना रिस्क असेसमेंट का जो है कि मुख्य काम होता है। क्लियर है। तो हम लोग समझ गए जो है कि रिस्क असेसमेंट का पर्पज क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये बता सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। आगे जो है कि हम लोग देखेंगे कि एक सूटेबल और एक सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट जो है कि क्या होता है, किसे जो है कि सूटेबल एंड सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट बोला जाता है। तो देखिए दिया हुआ है, ए सूटेबल एंड सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट शुड आइडेंटिफाइंग द सिग्निफिकेंट रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ वर्क। बोल रहा है कि एक सूटेबल एंड सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट को जो भी महत्वपूर्ण रिस्क उस काम से उत्पन्न हो रहे हैं उनको जो है क्या करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने अभी रिस्क असेसमेंट में पढ़ा था कि रिस्क असेसमेंट क्या करता है, हजार्ड को आइडेंटिफाई करता है। सबसे पहला उसका रिस्क असेसमेंट का क्या काम है कि आइडेंटिफाई द हजार्ड दैट आर एसोसिएटेड विथ वर्क एक्टिविटी एंड लोकेशन। क्लियर है। तो वर्क से जो भी, उस वर्क में जो भी रिस्क जुड़े हुए हैं उनसे जो उत्पन्न हो रहे हैं उनकी जो है कि पहचान करें। पहला काम इसका ये है। नेक्स्ट देखेंगे, आइडेंटिफाइंग ऑल दोज पर्सन हु कुड बी एट रिस्क। उन सभी लोगों की पहचान करें जो रिस्क में क्या हो सकते हैं, इंक्लूडिंग वर्कर, अदर सच एज विजिटर्स, वल्नरेबल पीपल सच एज यंग पर्सन शुड आल्सो बी आइडेंटिफाइड। बोल रहा है कि रिस्क असेसमेंट जो है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर हों या फिर कंपनी जो काम कर रही हो सिर्फ उस कंपनी के वर्कर हों उसी की सुरक्षा करे, सिर्फ उसी को जो है कि ऐसा ना हो कि रिस्क असेसमेंट में कंसीडर किया जाए। रिस्क असेसमेंट को उन सभी लोगों को जो है कि कंसीडर किया जाना चाहिए जो लोग भी उस वर्क एक्टिविटी से प्रभावित हो सकते हैं, जैसे कि जो भी विजिटर्स हैं, जो भी वल्नरेबल पर्सन है, जैसे कि यंग पर्सन हो गया, डिसेबल्ड पर्सन हो गया, प्रेग्नेंट वुमेन हो गई या फिर विजिटर्स हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट दिया है, इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी कंट्रोल करंट कंट्रोल। बोल रहा है कि रिस्क असेसमेंट ऐसा होना चाहिए जो मौजूदा नियंत्रण के जो प्रभाव कितना इफेक्टिव है उसको जो है कि जांच कर सके। क्लियर है ना। कितना प्रभावी है जो मौजूदा कंट्रोल है उसको जो है कि आइडेंटिफाई कर सके, उसको जो है कि मूल्यांकन कर सके कि ये जो मौजूदा कंट्रोल है ये कितना प्रभावी है।
जब भी हम रिस्क असेसमेंट बनाते हैं तो ये हमको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि जो भी हमारा करेंट कंट्रोल है वो जो है कि कितना प्रभावी है, क्योंकि जब तक आपको मालूम नहीं रहेगा कि वो कितना प्रभावी है तो जो है कि आप जो भी कंट्रोल मेजर लगाएंगे वो सफिशिएंट नहीं होगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट है इनेबल द एम्प्लॉयर टू आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज द मेजर्स दैट मस्ट बी टेकन टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम हार्म इंक्लूडिंग कंप्लाइंग विथ एनी रिलेवेंट लीगल प्रोविजन। बोल रहा है कि एक सुटेबल एंड सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट ऐसा होना चाहिए जो एम्प्लॉयर को इनेबल करे ताकि एम्प्लॉयर अपनी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी उसको लॉ को कंप्लाई करने हैं उनको जो है क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके और उसको जो है कि प्रायोरिटाइज कर सके ताकि एम्प्लॉयर जो है कि लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट है बी एप्रोप्रिएट टू द नेचर ऑफ वर्क एंड रिमेन वैलिड फॉर ए रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। बोल रहा है कि रिस्क असेसमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो भी काम नेचर ऑफ वर्क, क्लियर है, जो भी नेचर ऑफ वर्क है उसके जो है कि उसके लिए अप्रोप्रिएट हो, उसके लिए उपयुक्त हो और कुछ रीजनेबल पीरियड के लिए क्या हो, वैलिड हो। ऐसा नहीं कि रिस्क असेसमेंट हमने आज बनाया है और जो है कि 2 दिन बाद, यानी कि मान के चलिए कि रिस्क असेसमेंट हमने बनाया है जो है कि 14 जनवरी 2024 को, क्लियर है, और जो है कि 15 फरवरी जो है कि 2024 को हमारा रिस्क असेसमेंट जो है क्या हो जाए, इनवैलिड हो जाए। रिस्क असेसमेंट जो है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए जो है क्या होना चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए। इन अदर वर्ड द असेसमेंट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द रिस्क इन द वर्क प्लेस। बोल रहा है कि दूसरे शब्दों में हमारा रिस्क असेसमेंट जो है कि क्या होना चाहिए, जो भी रिस्क है वर्क प्लेस पे उसके समानुपात में होना चाहिए। क्लियर है ना। यानी कि ऐसा नहीं है कि रिस्क जो है कि बहुत कम है और आपने बहुत ज़्यादा जो है कि ऐसे कंट्रोल मेजर्स लगा दिए कि उसके लिए जो है कि वहाँ पे उपयुक्त नहीं है, या फिर रिस्क जो है कि बहुत ज़्यादा हैं और जो है कि आपने जो भी कंट्रोल मेजर बताया है वो बहुत ना के बराबर है, मामूली बताया है। जैसे मान के चलिए कि कोई ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, वहाँ पे जो कंट्रोल मेजर चाहिए वो एक आप ऑफिस, वहाँ पे जो कंट्रोल मेजर चाहिए रिस्क असेसमेंट में वो एक आप ऑफिस में काम करने वाले 10 लोगों के लिए जो कि एक शेयर मार्केट में काम करते हैं, वैसा कंट्रोल मेजर आप जो है कि उनके लिए क्या कर सकते हैं, प्रदान नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे फायर का रिस्क अलग है, अगर आप फायर के लिए ही रिस्क असेसमेंट को बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फायर का रिस्क असेसमेंट जो है कि क्या होगा, थोड़ा अलग होगा, यानी कि उसके समानुपात में होना चाहिए, नेचर ऑफ वर्क से जो है कि एप्रोप्रिएट होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए, उचित होना चाहिए। क्लियर है। तो जब भी इससे क्वेश्चंस आते हैं निबोस में कि निबोस एक क्वेश्चन देता है कि बताइए कि ये जो है कि जो हमारा भी रिस्क असेसमेंट है ये सूटेबल एंड सफिशिएंट है कि नहीं है, तो इन फैक्टर्स को आपको देखना होगा कि ये सारे फैक्टर्स उसमें मैच कर रहे हैं कि नहीं मैच कर रहे हैं। यानी कि मान के चलिए कि रिस्क असेसमेंट में सिर्फ बताया है कि जो भी उसके वर्कर हैं उसी को इंक्लूड किया गया है, विजिटर्स को नहीं इंक्लूड किया गया है, और दिखा रहा है सिनेरियो में जो निबोस की तरफ से दिया जाता है कि उसमें यंग पर्सन भी है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन भी काम कर रही है, या फिर कोई डिसेबल्ड पर्सन भी काम कर रहा है, यानी कि हमारा रिस्क असेसमेंट सूटेबल एंड सफिशिएंट नहीं है, किसी भी दशा में सूटेबल एंड सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि वो जो भी हमारा सेकेंड ऑप्शन है कि जो भी लोग रिस्क असेसमेंट, जो भी लोग उस काम से प्रभावित हो सकते हैं, रिस्क असेसमेंट उन सभी को पहचानना चाहिए। क्लियर है। तो आगे हम लोग चलेंगे और आगे जो है कि हम लोग देखेंगे द 5 स्टेप टू रिस्क असेसमेंट, कि रिस्क असेसमेंट बनाने के 5 स्टेप क्या है। तो देखिए पहला दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई द हजार्ड। क्लियर है, जो कि हम लोगों ने डिफिनेशन में भी देखा था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 में हजार्ड को आइडेंटिफाई करना है, खतरों को जो है कि पहचानना है। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 आइडेंटिफाई द पीपुल हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ, उन लोगों की पहचान करनी है जिनको जो है कि हार्म हो सकता है, जिनको नुकसान हो सकता है उस वर्क एक्टिविटी से, उस हजार्ड से, और ये भी पहचान करना है कि कैसे उनको जो है कि नुकसान हो सकता है। क्लियर है, उन लोगों की पहचान करें जिनको नुकसान हो सकता है और कैसे, हाउ। क्लियर है। नेक्स्ट दिया है थर्ड स्टेप हमारा क्या है, यानी सबसे पहले आपने पहचान किया कि खतरा क्या है उस काम में, उस लोकेशन में। दूसरा आपने पहचान किया कि किन लोगों को जो है कि आपको किन लोगों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब तक आप मान के चलिए कि ये नहीं पहचान करेंगे किन लोगों को नुकसान हो सकता है, तब तक आप सभी लोगों को बचा कैसे पाएंगे। क्लियर है। जैसे मान के चलिए कि अभी 26 जनवरी आने वाला है, तो आप जैसे ही 26 जनवरी आएगा तो आप देखिए जो भी मान लीजिए कि जो इंडिया गवर्नमेंट्स के जो भी, जैसे मान के चलिए कि लाल किला है, या फिर जो है कि और जो बड़े बड़े रेलवे स्टेशंस हैं, या फिर जो है कि कुछ मंदिर वगैरह हैं, ऐसे जो एरिया हैं
तो वहाँ पे जो है कि जांच बढ़ा दी जाती है जो बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भीड़ भाड़ वाले जगह पे कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो जाए। तो गवर्नमेंट्स जो है कि क्या करती है, पहचान करती है ना कहीं कि कहाँ नुकसान हो सकता है, क्लियर ना, और किन किन लोगों को जो है कि कहाँ पे नुकसान हो सकता है। अब ऐसा नहीं ना होगा कि 26 जनवरी आया और आपके और हमारे गांव में जो है कि एक छोटा सा रेलवे स्टेशन हो बनकटा, वहाँ पे जो है कि या फिर भाटपार रेलवे स्टेशन पे क्या कर दिया जाए, सुरक्षा के जो है कि चौकस जो है कि प्रबंध कर दिया जाए, क्लियर है ना। ऐसा नहीं होगा। रेलवे जो दिल्ली रेलवे स्टेशन है, मुंबई रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे होगी, वहाँ पे सिक्योरिटी जांच जो है कि बढ़ाई जाएगी। अक्षरधाम मंदिर, ऐसे ऐसे जगह पे, क्लियर है ना। तो सरकार क्या करती है कि उन लोगों के लिए सोचती है कि किनको जो है कि नुकसान इससे हो सकता है, क्योंकि टेररिस्ट जो भी होते हैं वो ये क्या प्लान कर रहे होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाना है। वो ऐसा नहीं सोचता है कि ठीक है एक गाँव में जाएंगे और एक व्यक्ति को मार देंगे। तो यहाँ पर आपको बचाना है, मारना नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको उन लोगों को पहचान करना है जिन लोगों को नुकसान हो सकता है। और जब तक आप ये नहीं पहचान कर पाएंगे और आपके सारे कंट्रोल मेजर जो है कि आपने लगाए हुए हैं, फिर भी वो व्यक्ति जो है कि नुकसान जो है क्या हो सकता है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। पहला खतरों की पहचान करेंगे, दूसरा उन लोगों की पहचान करेंगे जिनको नुकसान हो सकता है, और ये प्रयास करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे उन लोगों की पहचान करेंगे जिनको नुकसान हो सकता है और कैसे, क्लियर है। नेक्स्ट है, अब इसमें जो है कि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बहुत सारे इसमें ग्रुप हो सकते हैं, क्लियर है ना। इसमें आपको नाम नहीं लिखना होता है, लेकिन ग्रुप जो है कि आइडेंटिफाई करना होता है। नेक्स्ट दिया है इवेलुएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन, क्लियर है। इवेलुएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन, आपको क्या करना है कि जो भी रिस्क है उस रिस्क का आपको क्या करना है, जो भी रिस्क वहाँ पे हैं उस रिस्क का आपको मूल्यांकन करना है। जो भी वहाँ पे रिस्क है उस रिस्क का आपको मूल्यांकन करना है। एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन, और जो भी प्रिकॉशन आपको लेने हैं, जो भी कंट्रोल मेजर लेने हैं, जो भी आपको एहतियात बरतने हैं, उस पे जो है कि आपको निर्णय लेना है कि हाँ कौन से कंट्रोल मेजर आप जो है कि लगाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि रिस्क का मूल्यांकन करेंगे कि मौजूदा जो रिस्क है वहाँ पे वो जो है कि कितना है, और उसके बाद आप उसी के हिसाब से प्रिकॉशन लगाएंगे, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग एंड इम्प्लीमेंट। उसके बाद से आपको क्या करना है कि जो भी स्टेप 1 से लेकर के स्टेप 3 तक जो भी आपने महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स आपको प्राप्त हुई हैं उनको आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। उसको जो है कि ऐसे नहीं रखना है कि नहीं मतलब जो है कि यही हमारा रिस्क असेसमेंट है, वर्बली आप बोल करके सुना देना ही। वो क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए, दर्ज होना चाहिए, क्लियर है। जो भी महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स हैं उसको आप रिकॉर्ड करेंगे एंड इम्प्लीमेंट। उसके बाद उसको क्या करेंगे, लागू करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। रिव्यू एंड अपडेट एज नेसेसरी, उसके बाद उस रिस्क असेसमेंट को जैसे आपको आवश्यकता होगी वैसे आप उसकी रिव्यू करेंगे, यानी कि उसकी समीक्षा करेंगे और उसको अपडेट जो है कि करेंगे, क्लियर है। आगे इसमें हम लोग जो है कि देखेंगे कि रिस्क असेसमेंट को कब कब जो है कि रिव्यू करनी चाहिए, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आप लोगों ने जाना कि रिस्क असेसमेंट जो है कि बनाने के 5 स्टेप्स होते हैं, क्लियर है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो और इससे आपको जो है कुछ जानकारी मिली हो तो इस चैनल को जो है कि जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जो है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिए। आगे हम लोग चलेंगे और सबसे पहले देखेंगे स्टेप 1 में आइडेंटिफाई द हजार्ड, क्लियर है। स्टेप 1 जो है कि हमारा है आइडेंटिफाई द हजार्ड। तो देखिए पहला दिया हुआ है द फर्स्ट स्टेप इन द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इज टू आइडेंटिफाइंग ऑल द सिग्निफिकेंट हजार्ड एसोसिएटेड विद। बोल रहा है कि रिस्क असेसमेंट प्रक्रिया का, रिस्क असेसमेंट बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहला स्टेप यह है कि जो भी सिग्निफिकेंट हजार्ड उस वर्क एक्टिविटी से और लोकेशन से जुड़े हुए हैं उनकी हम पहचान करें। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन मेथड्स को हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से माध्यम से, किन किन तरीकों से हम हजार्ड को जो है कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहला दिया हुआ है देखिए सेफ्टी इंस्पेक्शन के थ्रू, टास्क एनालिसिस के थ्रू जिसको बोला जाता है जो है कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस भी बोला जाता है, टास्क एनालिसिस भी इसको जो है कि बोला जाता है, लेजिस्लेशन के थ्रू, मैन्युफैक्चरर्ड इन्फॉर्मेशन के थ्रू भी जो है कि देखिए आप MSDS देखते होंगे तो उसमें भी जो है कि दिया रहता होगा कौन से जो है कि हजार्ड्स इसमें क्या है। एक्सीडेंट, इल हेल्थ और नियर मिस डाटा, एक्सीडेंट, इल हेल्थ और नियर मिस डाटा से भी आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। गाइडेंस ILO, OSA, ISO, HSC के माध्यम से भी आप जान सकते हैं। कंसल्टेशन या फिर इंटरनेट सर्च के माध्यम से भी आप जो है कि हजार्ड की किसी भी काम में कौन कौन से हजार्ड्स हैं उसका जो है कि पता आप लगा सकते हैं, क्लियर है ना। ये जो है कि क्या आते हैं हजार्ड आइडेंटिफिकेशन मेथड से। जैसे मान के चलिए कि आपके साइट पे कोई जो है कि क्या हुआ, कोई प्रोडक्ट आया और आपको नहीं मालूम है कि इसमें क्या हजार्ड्स हैं, तो आप MSDS लेकर के पता कर सकते हैं, इंटरनेट सर्च के माध्यम से पता कर सकते हैं,
क्लियर है। लेजिस्लेशन जो भी है, गाइडेंस नोट्स हैं जो ILO के द्वारा पब्लिश किए गए हैं, OSHA के द्वारा पब्लिश किए गए हैं, या फिर अपने कंट्री में भी जो है कि आप इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट में भी देख सकते हैं। मतलब ये सारे माध्यम थे कि कैसे आप जो है कि हजार्ड को आइडेंटिफाई करेंगे। हजार्ड को आइडेंटिफाई करने के ये तरीके थे, क्लियर है ना। तो ये पहला हमारा जो एक स्टेप क्या है कि हजार्ड को हम आइडेंटिफाई करें, ये पता लगाएं कि इसमें कौन कौन से खतरे हैं। आगे हम लोग चलेंगे और आगे जो है कि देखिए यहाँ पे जो है कि दिया हुआ है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो है कि हजार्ड्स आपको दिख रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्लियर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सट्रीम टेम्परेचर है, धूप जो है कि यहाँ पे आ रहा है, क्लियर है ना। तो ऐसे ये तो बहुत एक मतलब निवोस लेवल का चीज़ नहीं है, एक तो आईओस लेवल का चीज़ है ये। तो इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा आपका समय खर्च नहीं करेंगे। ये जो है कि आप हजार्ड को इसमें जो है कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि ऑफिस में जो है कि क्या क्या हजार्ड्स होते हैं, क्लियर है। उसके बाद से देखिए दिया हुआ है स्टेप 2। स्टेप 2 में जो है कि दिया हुआ है आइडेंटिफाइंग द पीपुल एट रिस्क। उन लोगों की पहचान करें जो रिस्क में हैं, क्लियर है। उन लोगों की पहचान करें, स्टेप 2 है कि उन लोगों की पहचान करें जो रिस्क में हैं और कैसे। तो देखिए दिया हुआ है व्हेन आइडेंटिफाइंग पीपुल एट रिस्क थिंक नॉट ओनली ऑफ दोज कैरिंग आउट एक्टिविटी बट आल्सो ऑफ दोज हु मे बी अफेक्टेड बाय दोज एक्टिविटी। बोल रहा है कि जब कभी भी आप रिस्क असेसमेंट बना रहे हो तो सिर्फ उन लोगों के बारे में ना सोचें जो काम को कर रहे हैं, क्लियर है। जब भी आप रिस्क असेसमेंट बना रहे हो तो सिर्फ उन लोगों के बारे में ना सोचें जो लोग काम को कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों के बारे में भी सोचें जो लोग उस काम से जो है कि प्रभावित हो सकते हैं, जो लोग उस काम से अफेक्टेड हो सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है इंडिविजुअल डू नॉट नीड टू बी नेम्ड रेदर देन ग्रुप्स और पॉपुलेशन आइडेंटिफाइंग। बोल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का नाम लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है कि 10 लोग काम कर रहे हैं तो 10 लोगों का नाम लिखा जाए, क्लियर है ना। आप ग्रुप का नाम लिख सकते हैं या फिर जो है कि उस पॉपुलेशन को, जैसे मान के चलिए कि आपके जहाँ पे आपकी कंपनी है वहाँ पे थोड़े दूर पे कुछ आबादी है, कुछ लोग रहते हैं, तो या फिर आसपास लोग आते जाते रहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि मेंबर्स ऑफ पब्लिक, यानी कि जो भी पब्लिक हैं उन लोगों को जो है कि आपने आइडेंटिफाई कर दिया, हाउसकीपिंग मेंबर्स के लिए आइडेंटिफाई कर दिया। तो ऐसे ऐसे जो है कि आप जनरली ग्रुप बता सकते हैं, क्लियर है ना। मेंटेनेंस स्टाफ को जो है कंसीडर कर दिया, जो महीने में एक बार आता है मशीन का मेंटेनेंस करने के लिए, क्लियर है। तो देखिए दिया हुआ है कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं। वर्कर एंड सुपरवाइजर हो सकते हैं, मेंटेनेंस स्टाफ हो सकता है, क्लीनर हो सकता है जो साफ सफाई करने आ रहा है, कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, विजिटर्स हो सकते हैं, मेंबर्स ऑफ पब्लिक हो सकते हैं, वल्नरेबल ग्रुप हो सकते हैं, क्लियर है ना। तो स्टेप 2 था कि हम उन लोगों की पहचान करें जो रिस्क में हो सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए जो है कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है कुछ वल्नरेबल ग्रुप हैं, जैसे कि डिसेबल्ड पर्सन है, जैसे कि अभी जो है कि बोला जाता है दिव्यांग, क्लियर है। जैसे कि देखिए दिया हुआ है डिफरेंटली एबल्ड, या फिर जो है कि हम लोग इसको डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं, क्लियर है ना। नेक्स्ट है प्रेग्नेंट वोमेन, ये सभी जो है कि वल्नरेबल ग्रुप्स हैं। चिल्ड्रेन हैं, यंग वर्कर हैं, लोन वर्कर हैं, नाइट शिफ्ट वर्कर हैं, क्लियर है ना। वल्नरेबल ग्रुप का मतलब यहाँ पे जो है क्या है कि वल्नरेबल ग्रुप का मतलब यहाँ पे एक तरह से होता है कि कमजोर वर्ग जो कि उस रिस्क से जो है कि ज़्यादा वल्नरेबल है, क्लियर है ना। नेक्स्ट जो है कि देखिए हम लोग स्टेप 3 जो है कि देखेंगे। स्टेप 1 हम लोगों ने जाना आइडेंटिफाई द हजार्ड, खतरों को पहचाने। स्टेप 2 हम लोगों ने जाना आइडेंटिफाई द पीपुल हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ, उन लोगों की पहचान करें जिनको नुकसान हो सकता है और कैसे। स्टेप 3 में जानेंगे इवेलुएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन, यानी कि रिस्क का मूल्यांकन करें और जो भी प्रिकॉशन है उस पर जो है कि निर्णय लें कि आपको क्या प्रिकॉशन लगाने हैं। तो देखिए दिया हुआ है हैविंग आइडेंटिफाइंग ए पार्टिकुलर हजार्ड एंड द पीपुल हु माइट बी हार्म्ड बाई इट। बोल रहा है कि एक बार जब आप जो भी पार्टिकुलर हजार्ड है उसको जब आप पहचान कर लेते हैं और उसके बाद उन लोगों की पहचान कर लेते हैं जिनको नुकसान होने वाला है, द नेक्स्ट स्टेप इन द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इज टू आंसर ए सिंपल क्वेश्चन। तब नेक्स्ट स्टेप जो है कि रिस्क असेसमेंट प्रक्रिया में एक सिंपल क्वेश्चन को आंसर देना है। और वो सिंपल क्वेश्चन क्या है, इज द लेवल ऑफ रिस्क जनरेटेड बाय द हजार्ड एक्सेप्टेबल। क्या जो भी रिस्क उस हजार्ड के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है, जनरेट किया जा रहा है, वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। हजार्ड के द्वारा जो रिस्क जनरेट किया जा रहा है उसका लेवल जो है कि एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, यानी कि लो है कि उसका लेवल जो है कि लो है, मीडियम है या हाई है, क्लियर है गाइस। यानी कि जो भी हजार्ड को हमने आइडेंटिफाई किया है उस हजार्ड से जो भी रिस्क जनरेट हो रहा है उसका लेवल क्या है, क्लियर है।
और डज इट नीड टू बी रिड्यूस्ड बोल रहा है, या फिर इसको जो है कि हमको कम करने की आवश्यकता है। क्लियर है? द क्वेश्चन में बी सिंपल बट द आंसर कैन एट ए टाइम्स भी कॉम्प्लेक्स। बोल रहा है कि क्वेश्चन हो सकता है कि बहुत ही सिंपल हो, लेकिन इसका आंसर जो है कि क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सबसे पहले रिस्क स्टेप 3 में जो है कि हम क्या करेंगे उसको हम लोग देखते हैं, रिस्क इवैल्यूएशन जो है कि हम लोग कैसे करते हैं। क्लियर है गाइस? तो देखिए दिया हुआ है आइडेंटिफाइंग द एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी मौजूदा कंट्रोल मेजर है उसको जो है कि आइडेंटिफाई करना है, उसकी पहचान करनी है कि इस हजार्ड को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स लगाए गए हैं। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग द लाइक्लीहुड ऑफ ऑक्यूरेंस। बोल रहा है कि जो भी ऑक्यूरेंस होने वाला है, जो घटना होने वाली है, उसकी संभावना कितनी है, उसकी लाइक्लीहुड कितनी है, इसको जो है कि आपको डिटरमाइन करना है, इसको जो है कि निश्चित करना है। असेसिंग द पोटेंशियल सेवरिटी ऑफ द हजार्ड, और उस हजार्ड का, उस खतरे का पोटेंशियल सेवरिटी यानी कि उसकी संभावित जो है कि अंजाम या परिणाम जो है कि क्या होने वाले हैं, उसकी सेवरिटी क्या होने वाली है, ये आपको जो है कि एसेस करना है, उसको जो है कि मूल्यांकन करना है। असेसिंग द रिस्क लेवल बेस्ड ऑन द सेवरिटी एंड लाइक्लीहुड, उसके बाद से जो आपने यहाँ पे लाइक्लीहुड और सेवरिटी का जो एसेस किया है, उसका मूल्यांकन किया है, उसके आधार पे आपको क्या करने हैं कि रिस्क लेवल जो है कि बनाना है, रिस्क लेवल जो है कि निकालना है। असेसिंग द रिस्क लेवल बेस्ड ऑन द सेवरिटी एंड लाइक्लीहुड, बोल रहा है कि इस सेवरिटी के आधार पे और लाइक्लीहुड के आधार पे आपको क्या करना है, रिस्क लेवल को जो है कि मूल्यांकन करना है, रिस्क लेवल आपको पता करना है। डिसाइडिंग सुटेबल कंट्रोल मेजर बाय यूजिंग कंट्रोल हायरार्की, बोल रहा है जब आपको पता चल जाए कि रिस्क का लेवल क्या है, तो उसके बाद से आपको जो है कि सुटेबल कंट्रोल मेजर लगाने हैं हायरार्की ऑफ कंट्रोल को यूज करके। क्लियर है? उसके बाद से आपको जो है कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल को यूज करके सुटेबल कंट्रोल मेजर लगाने हैं। एक बार और इसको देखते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करेंगे कि आइडेंटिफाइंग द एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर, हजार्ड को कंट्रोल करने के लिए मौजूदा कंट्रोल मेजर क्या है, उसको जो है कि आप आइडेंटिफाई करेंगे। उस हजार्ड से जो दुर्घटना हो सकती थी उसके लिए जो है कि उसकी लाइक्लीहुड क्या है, उस ऑक्यूरेंस को होने का लाइक्लीहुड क्या है, संभावना कितनी है। क्लियर है? अगर मान के चलिए कि कोई एक्सीडेंट जो है कि कोई एक्सीडेंट है जो कि साल में मतलब बहुत कम चांस है कि वो हो, ऐसा चांस है ही नहीं, साल में मतलब लग रहा है कि हाँ एक बार हो सकता है एक्सीडेंट, बाकी एक्सीडेंट होगा ही नहीं। जैसे आप मान के चलिए देखते होंगे रेलवे गवर्नमेंट्स के जहाँ पे भी जो अंडरपास बनाए गए होते हैं या फिर जो है कि वहाँ पे जो है कि बैरियर्स लगाए होते हैं। एक व्यक्ति होता है जब भी ट्रेन आती है, ट्रेन को जो है कि बैरियर को गिराता है नीचे लोगों को रोकने के लिए। कई जगह ऐसे जगह होंगे जहाँ पे मतलब इक्का दुक्का लोग कभी कभी जाते हों, तो क्या वहाँ पे रेलवे गवर्नमेंट जो है कि अंडरपास या फिर बैरियर बनाती है? क्यों नहीं बनाती है? उसका कारण क्या है कि वहाँ पे ये रिस्क जो है कि बहुत कम है। अब सोचिए कि अचानक वहाँ पॉपुलेशन बढ़ने लगा और इतना पॉपुलेशन बढ़ गया कि डेली अब एक एक्सीडेंट हो रहे हैं वहाँ पे, डेली कोई ना कोई जो है कि ट्रेन की चपेट में आ रहा है, तो फिर क्या होगा, कोई ना कोई वहाँ पे एक्शन जो है क्या किए जाएंगे, लिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ऑक्यूरेंस का लाइक्लीहुड कितना है ये भी पता करना है कि संभावना कितनी है कि एक्सीडेंट होने का उसका। क्लियर है ना? संभावना बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, तो उसी के हिसाब से आप कहीं ना कहीं कंट्रोल मेजर जो है कि लगाएंगे। क्लियर है? तो बोल रहा है कि डिटरमाइन द लाइक्लीहुड ऑफ ऑक्यूरेंस। नेक्स्ट है असेसिंग द पोटेंशियल सेवरिटी ऑफ द हजार्ड्स, यानी कि उस हजार्ड के जो पोटेंशियल सेवरिटी होगी उसका अंजाम या परिणाम जो होगा वो क्या होगा, इसका पता करेंगे। और इन दोनों के आधार पे, इस लाइक्लीहुड और सेवरिटी के आधार पे आप जो है कि रिस्क लेवल इसका निकालेंगे कि रिस्क जो है कि कितना है। आगे अभी हम लोग जो है कि इसको समझेंगे तो आपको और डिटेल में जो है कि समझ में आ जाएगा। क्लियर है? आगे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्सरसाइज 3 इवेलुएट रिस्क, कि आप जो है कि इसमें क्या करें, रिस्क का जो है कि क्या कर सकते हैं, आप मूल्यांकन कर सकते हैं। कि जैसे कि ये लोग यहाँ पे मान के चलिए काम कर रहे हैं एक इसका फोल्डिंग पे, और जो है कि क्या है यहाँ पे जो है कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो होने चाहिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप एक नॉर्मल चीज़ देखें तो यहाँ पे जो है क्या है, रेलिंग इसके ऊपर जो है कि आपको नहीं दिख रहा होगा, ये रेलिंग जो है कि यहाँ पे होने चाहिए थे। ये व्यक्ति जो है कि जहाँ पे खड़ा है आप देख सकते हैं कि ये जो है कि स्ट्रक्चर पे जो है कि क्या है, नहीं खड़ा है, और जो है कि प्रॉपर वे में जो है कि नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म पे ही नहीं है, प्लेटफॉर्म से जो है क्या है नीचे है, और जो है कि ऊंचाई पे काम कर रहा है। तो आप देखेंगे कि जो है कि इसमें रिस्क का मूल्यांकन जो है कि आप जो भी पिछले स्लाइड में माध्यम से बताए गए हैं उसका जो है कि यूज करके आप रिस्क को जो है कि इवेलुएट कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे भी आप देख सकते हैं।
देखिए अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि रिस्क असेसमेंट जो है कि दो तरह के होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव एंड एक होता है क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट। क्लियर है? एक क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। देखिए दिया हुआ है कि रिस्क कैन बी क्वालिटेटिवली डिस्क्राइब यूजिंग वर्ड सच एज वेरी हाई, हाई, मीडियम और लो और इनसिग्निफिकेंट्स। बोल रहा है कि रिस्क को जो है कि क्वालिटिवली डिस्क्राइब करने के लिए आप वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो और इनसिग्निफिकेंट्स वर्ड्स जो है कि क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये क्या होता है? क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट। दूसरा है क्वांटिटेटिव वर्ड्स, क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट। क्वांटिटेटिव वर्ड्स वी कैन अडॉप्ट क्वांटिटी सिस्टम लाइक वेरी हाई 5, हाई के लिए 4, मीडियम के लिए 3, लो के लिए 2 और इनसिग्निफिकेंट्स के लिए 1। यानी कि जो भी हम लोग रिस्क रेटिंग कैन बी डन बाय यूजिंग 3 और 5 रिस्क मैट्रिक्स। बोल रहा है कि जो भी रिस्क असेसमेंट जो है कि हम लोग करते हैं वो 3x3 को यूज करके और 5x5 को यूज करके करते हैं। दोनों जो है कि सही है एज पर वर्क प्लेस और जो भी स्टैंडर्ड्स को जो है कि क्लाइंट या उस कंपनी के द्वारा अपनाया जाता है। क्लियर है ना? तो हम लोगों ने अभी ये जाना कि रिस्क असेसमेंट दो तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्लियर है? तो रिस्क असेसमेंट को जो है कि हम लोग इन दोनों को यूज करके जो है कि क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो है कि दिया हुआ है कि अभी हम लोगों ने देखा था लाइक्लीहुड और सेवरिटी। अगर आपको लाइक्लीहुड और सेवरिटी नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप एलिमेंट 3.4 का जो पार्ट 1 वीडियो है वो आप जो है कि देख सकते हैं। लाइक्लीहुड का मतलब क्या है कि कोई भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट होने का या फिर हजार्डस इवेंट होने का उस कोई भी हजार्ड आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक हजार्डस इवेंट क्या होगा, नहीं होगा। तो वो हजार्डस इवेंट होने का, उस हजार्ड से हजार्डस इवेंट होने का जो संभावना होता है उसको बोलते हैं लाइक्लीहुड। क्लियर होते हैं? अभी मान के चलिए कि एक स्कूल है और एक स्कूल के गेट पे जो है कि थोड़ा सा पानी गिरा हुआ है और वहाँ पे कुछ बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उसका लाइक्लीहुड जो है कि क्या होगा? लाइक्लीहुड उसका जो है कि क्या होगा, मान के चलिए 4 होगा या फिर जो है कि 5 होगा। यानी लाइकली होगा या फिर वेरी प्रोबेबल होगा। बच्चे जो है कि दौड़ते हुए जाते हैं और हो सकता है कि गिरेंगे, मैक्सिमम चांसेस है गिरेंगे। पानी इस गेट के सामने ही गिरा हुआ है, वही पानी आपके खेत में कहीं पे जो है कि थोड़ा सा गिरा हुआ है, तो वहाँ पे जो है कि लाइक्लीहुड क्या होगा, बहुत कम। हो सकता है कोई एक आदमी गिरे या फिर ना गिरे, ऐसी संभावना बहुत कम है। हम लोग भी जब खेत की सिंचाई करते हैं तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो हम लोग के खेत में जाकर के गिरता है? बात समझ में आ रहा है आपको? उसी तरह से लाइक्लीहुड का मतलब यह है कि संभावना, किसी हजार्ड से हजार्डस इवेंट होने की संभावना कितनी है। क्लियर ना? अगर कोई व्यक्ति जो है कि सीढ़ी पे चढ़ रहा है तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा, इसको जो है कि हम लोग कंसीडर करेंगे किससे? लाइक्लीहुड से। सेवरिटी का मतलब क्या हुआ कि अंजाम या परिणाम, उसके गिरने के बाद, सीढ़ी से गिरने के बाद जो चोट लगेगा उसको जो है कि हम लोग इसमें से जो है कि कंसीडर करेंगे। जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति को साइकिल से चोट लगे, ठीक है, और किसी व्यक्ति को ट्रेन से चोट लगे। आप साइकिल चला के जा रहे हैं, किसी व्यक्ति को आपने टक्कर दे दिया और वहीं ट्रेन ने किसी को टक्कर दे दिया, तो दोनों में जो है क्या हो सकता है, अगर आपने साइकिल से चोट मारा है तो हो सकता है कि फर्स्ट एड इंजरी हो, प्राथमिक चिकित्सा उसको करना पड़े, या फिर वेरी माइनर हो, चोट लगे भी ना। लेकिन हो सकता है कि ट्रेन में मारेगा तो हो सकता है कि ट्रेन अगर चोट मार रही है तो डिसेबल इंजरी हो जाए या फिर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट जो है कि लेना पड़े। क्लियर है? तो इसको जो है कि हम लोग देखते हैं फिर से एक बार। आई थिंक आपको लाइक्लीहुड और सेवरिटी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप उसको जो है कि जा करके 3.4 पार्ट 1 जो है कि देख सकते हैं। तो देखिए दिया हुआ है लाइक्लीहुड। रिस्क असेसमेंट जब भी हम लोग बना रहे होते हैं तो रिस्क असेसमेंट में जो है कि आता है ना कहीं पे जो है कि 4x4, क्लियर है ना, 4x4 आ रहा है और यहाँ पे लिखा रहता है 16। क्लियर है ना? तो ये 4x4 कहाँ से आया, इसको जो है कि हम लोग इसी स्लाइड में जो है कि समझ सकते हैं। अगर लाइक्लीहुड यानी कि संभावना है, अगर जो है कि संभावना है कि एक्सीडेंट जो है कि होगा, जैसे मान के चलिए कि आप रात में जो है कि साइकिल से कहीं पे जा रहे हैं तो कितनी संभावना है कि किसी बस से, बोलेरो से या फिर जो है कि ट्रैक्टर से जो है कि आपको चोट जो है कि लग जाए, तो इसकी जो है कि मैक्सिमम संभावना है। अगर आप साइकिल से जो है क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं और खासतौर से इस ठंडी के मौसम में जा रहे हैं रात को, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो ये हम इसको मान सकते हैं 3 में ले सकते हैं या फिर 4 में ले सकते हैं। क्लियर है? तो 3 हमने ले लिया कि पॉसिबल है, संभावना जो है कि क्या है। या फिर अगर अत्यधिक संभावना है तो हम जो है कि 4 ले लेंगे। तो 4 हमने यहाँ पे जो है कि क्या कर लिया, ले लिया लाइक्लीहुड को। और इसके बाद से जो है कि अगर ठंडी के दिनों में चोट लगे ट्रैक्टर से, टाली से या फिर जो है कि बोलेरो से या फिर ट्रक से, तो आपको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट तो पक्का लेना पड़ेगा। तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो अब जो है कि इसको हम क्या करेंगे, ये आएगा हमारा रिस्क निकल के क्या 16, और 16 जो है कि बहुत ही हाई है। क्लियर है ना?
तो अब हम इसको कम करेंगे। कम कैसे करेंगे? तो कम करने के लिए सेवरिटी को तो हम कम नहीं कर सकते हैं। सेवरिटी को क्या कर सकते हैं? अगर चोट लगेगी तो चोट अगर लग रही है तब तो आपको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। हम क्या कम कर सकते हैं? लाइक्लीहुड कि वो एक्सीडेंट हो ही ना। उसके लिए आप अलग अलग तरीके के जो है क्या कर सकते हैं? कंट्रोल मेजर लगा सकते हैं कि हम आप साइकिल से ना जाएं, जो है कि बाइक से जाएं, या उससे कोई सेफेस्ट मेथड जो है कि प्रदान कर सकते हैं, या फिर आप रात के बजाय जो है कि दिन में जाएं। दिन में जो है कि दुर्घटना होने की संभावना कम रहेगी उससे, जो है कि रात के बजाय। क्लियर है? तो अलग अलग तरह के कंट्रोल मेजर जो है कि आप लगा सकते हैं। क्लियर है? तो आगे हम लोग चलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक और आपको एग्जांपल के थ्रू समझ में आएगा। यूजिंग द स्कोरिंग सिस्टम द न्यूमेरिकल रिस्क रेटिंग जनरेटेड बाय ए ट्रायलिंग इलेक्ट्रिकल कॉर्ड पोजीशन अक्रॉस ए बीजी कॉरिडोर माइट बी कैलकुलेटेड इज 5/4। जैसे देखिए दिया हुआ है वेरी प्रोबेबल इक्वल टू हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। बोल रहा है कि कोई एक ट्रायलिंग कॉर्ड केबल है। जैसे कि मान के चलिए कोई एक केबल है, मैं यही ले लेता हूँ केबल। जैसे मान के चलिए ये केबल है। क्लियर है? और ये केबल जो है कि किसी गलियारे में, क्लियर है ना, एक बीजी कॉरिडोर है और वहाँ पे जो है कि बीच में ये फैला हुआ है। क्लियर है ना? यहाँ से लोग आ रहे हैं, उसके बीच में जो है कि फैला हुआ है। तो मैक्सिमम संभावना क्या है कि इसमें पैर किसी का जो है क्या हो जाएगा? फंस जाएगा। क्लियर है? तो इसको जो है कि 5/4 जो है कि हम लोग ले लेंगे। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है वेरी प्रोबेबल, यानी बहुत चांस है किसी ना किसी का पैर जो है क्या होगा? इसमें फंसेगा जब आप लोग। इसीलिए यहाँ पे जो है कि इसको लिया गया है 5, और उसके बाद से हॉस्पिटल ट्रीटमेंट का केस हो सकता है तो इसके लिए लिया गया है 4। क्लियर है? आप घर पे भी देखते होंगे कोई ऐसा वायर, केबल या फिर रस्सी वगैरह रहता होगा तो किसी ना किसी का पैर जो है कि फंस जाता होगा। फिर वो व्यक्ति पूछता होगा कि अरे ये कौन रख दिया है जो है कि यहाँ पे। क्लियर है? तो ये 5/4 है, ये बीजी कॉरिडोर में है। तो क्लियर है ना? यहाँ पे आया क्या? 20। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है द सेम इलेक्ट्रिकल कॉर्ड ट्रायलिंग ऑन द फ्लोर क्लोज टू द रेयर वॉल ऑफ ए रेयर बाय विजिटेड प्लांट रूम माइट बी रेटेड एज 4/4। बोल रहा है यही केबल, क्लियर है ना, यही केबल, यही इलेक्ट्रिकल कॉर्ड को अब मान के चलिए कि हम बीच में से न ला करके यहाँ से लेकर के आ रहे हैं। क्लियर है ना? हम यहाँ से इसको लेकर के आ रहे हैं, यहाँ जो है कि दीवार के पास से लेकर के आ रहे हैं। जब दीवार के जो है क्या कर रहे हैं? क्लोज में लेकर के आ रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होगा? जो है कि वहाँ पे इसको जो है कि हम लोग क्या रेट करेंगे? 1/4। क्लियर है? 1/4 यानी कि एक्सट्रीमली अनलाइकली इक्वल टू हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। आपको देखने वाली चीज क्या है कि सेवरिटी देखिए दोनों में वही दिया है, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट ही दिया हुआ है। बदला क्या है? वेरी प्रोबेबल से एक्सट्रीमली अनलाइकली, यानी कि आप दीवार के पास से जो है कि वायर को लेकर के आ रहे हैं दीवार के पास से, तो अब क्या होगा? एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ही कम है। क्लियर है ना? ऐसा बहुत सारे लोगों के घर में जो है कि वायर्स जो है कि गए होते हैं दीवार के पास से, जो है कि दीवार को चिपका करके दीवार के पास से जो है कि लगा करके। तो ऐसा नहीं, बहुत कम ही लोग होंगे जिसका पैर जो है कि उसमें फंस जाए। क्लियर है ना? तो इस तरह से जो है कि हम लोग रिस्क असेसमेंट को बनाते हैं। पहले मौजूदा नियंत्रण जो है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि रिस्क जो है कि क्या है। यहाँ पे हमने देखा 5/4 20 आया, और यहाँ पे हमने क्या किया? उसकी जो है कि उसी सेम इलेक्ट्रिकल कॉर्ड ट्रेवलिंग को एक ऐसे फ्लोर के पास से ले गए जो रेयर वॉल के पास से, या फिर जो है कि आप रेयरली विजिटेड प्लांट रूम के पास से ले जा रहे हैं, जिसमें बहुत कम ही कोई जो है कि क्या करता है? व्यक्ति जाता है। तो वहाँ पे जो है कि क्या हो जाएगा? 1/4 और 4 आएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है? 4, और यहाँ पे क्या आ रहा है? 20। यानी कि यहाँ पे रिस्क लेवल क्या होगा? कम हो गया, लो हो गया, और यहाँ पे रिस्क लेवल जो है कि क्या हो गया? हाई हो गया। हम सेवरिटी को नहीं बदल सकते हैं, लाइक्लीहुड को बदल सकते हैं। क्लियर है? आगे हम लोग चलेंगे। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रिस्क लेवल, देखिए दिया हुआ है रिस्क लेवल 1/4। अभी हम लोग का कितना आया था? 4 आया था। लो और एक्सेप्टेबल रहेगा। यहाँ पे जो है कि 5 और 8 है, तो इसमें क्या रहेगा? मीडियम एंड टॉलरेबल रहेगा। 9 से लेकर 14 तक है तो ये सिग्निफिकेंट टॉलरेबल रहेगा। और जो है कि 15 से लेकर के अगर 25 के बीच में आ रहा है, जैसा कि अभी हम लोग का आया था 5/4 वेरी प्रोबेबल इनटू हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, तो उसको जो है कि हम लोग मेजर एंड अनएक्सेप्टेबल में जो है कि रखेंगे। अनएक्सेप्टेबल है। क्लियर ना? तो इसको जो है कि हम लोगों ने जाना। आगे जो है कि हम लोग जानेंगे जनरल हायरार्की ऑफ कंट्रोल। क्लियर है गाइज? जनरल हायरार्की ऑफ कंट्रोल को जो है कि हम लोग जानते हैं। देखिए दिया हुआ है कि व्हेन हजार्ड्स आर आइडेंटिफाइंग थ्रू द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, इट इज नेसेसरी टू डिसाइड ऑन द प्रिकॉशन नीडेड टू कंट्रोल दोज हजार्ड टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। बोल रहा है कि रिस्क असेसमेंट के थ्रू
क्लियर है। रिस्क असेसमेंट के माध्यम से जब हजार्ड्स को जो है कि आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, तब ये नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है कि हम जो है कि क्या करें, कंट्रोल मेजर लगाएं जो कि उस हजार्ड को एक एक्सेप्टेबल लेवल तक जो है क्या कर सके, पहुंचा सके। जैसा कि हम लोगों ने जाना भी था, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिस्क असेसमेंट, आइडेंटिफाइंग द फर्दर एक्शन दैट इज नीडेड एंड टेकिंग दैट एक्शन। बोल रहा है कि रिस्क असेसमेंट का जो है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि हम क्या करें, फर्दर एक्शन को जो है कि आइडेंटिफाई करें, फर्दर कंट्रोल मेजर को, एडिशनल कंट्रोल मेजर को आइडेंटिफाई करें और उस एक्शन को लें। व्हेन ट्राइंग टू डिसाइड व्हाट फर्दर प्रिकॉशन माइट बी अप्रोप्रिएट टू ए पार्टिकुलर सिचुएशन, ए यूजफुल अप्रोच कैन बी यूज ए रिस्क कंट्रोल हायरार्की। बोल रहा है कि जब कभी भी क्या फर्दर एक्शन जो है कि हमको लेने हैं और जो है कि क्या सुटेबल रहेगा उस पार्टिकुलर सिचुएशन के लिए, उसके लिए उपयुक्त ये रहेगा कि हम जनरल हायरार्की ऑफ कंट्रोल या जनरल रिस्क कंट्रोल ऑफ हायरार्की का जो है क्या कर सकें, उपयोग कर सकें। क्लियर है। यानी कि जनरल हायरार्की ऑफ कंट्रोल को जो है कि आप लोग जो है कि जानते ही होंगे ऑलरेडी, या फिर इस स्लाइड में भी जो है कि हम लोग इस स्लाइड में देखेंगे ही। तो जनरल हायरार्की ऑफ कंट्रोल का यूज करने का मतलब क्या है कि जो भी रिस्क है वो व्यवस्थित तरीके से कंट्रोल हो जाए। कोई ऐसा रिस्क है जिसको हम लोगों ने कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे पैसे लगा दिए, बहुत सारे इफोर्ट लगा दिए, बहुत सारे टाइम लगा दिया, और हो सकता था कि उसको, उस रिस्क को, उस हजार्ड को एलिमिनेट ही किया जा सकता था, तो इसको एलिमिनेट कर देना ही बेहतर है। क्लियर है। तो इसको जो है कि जनरल हायरार्की के थ्रू हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो देखिए दिया हुआ है जनरल हायरार्की ऑफ कंट्रोल। क्लियर है। जनरल हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल, इसमें जो है कि अगर आप डिटेल से जाना चाहते हैं तो इसका एक वीडियो अलग से है, वो आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम लोग जो है कि थोड़े से हिस्से को ले लेते हैं। जनरल हायरार्की ऑफ कंट्रोल जो है कि सबसे पहला, तो जनरल हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल बेस्ड ऑन द ISO 45001 एंड ILO OSH 2001। बोल रहा है कि ISO 45001 के आधार पे और ILO OSH 2001 के आधार पे तो जनरल हायरार्की ऑफ कंट्रोल है वो पहला है एलिमिनेशन, कि हजार्ड को एलिमिनेट द हजार्ड को एलिमिनेट कर दीजिए, पूरे तरीके से जो है कि हटा दीजिए, पूरी तरह से हटा दीजिए। सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक जो है कि कंट्रोल मेजर, जो एक जो है कि क्या करिए, उसका विकल्प ढूंढिए। जैसे बोला जाता है देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्डवर्क का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो यहाँ पे जो है कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल में क्या है, विकल्प है, यानी कि उसका जो है कि अगर एलिमिनेट नहीं कर सकते तो सब्स्टिट्यूट करिए, यानी कि ऐसे चीज़ से सब्स्टिट्यूट करिए जो काम तो सेम करता हो लेकिन रिस्क कम क्रिएट करता हो। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग कंट्रोल। आप इंजीनियरिंग कंट्रोल लगा सकते हैं, अगर सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कि कंट्रोल लगा सकते हैं। और लास्ट में आता है क्या, PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है कि उपयोग कर सकते हैं। एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल, जब भी आपको जो है कि कोई भी कभी इंटरव्यू में या फिर कोई क्वेश्चन आंसर लिखने में, चाहे निबोस का हो या कहीं भी हो, आपको ये ध्यान देना चाहिए कि इसी सीक्वेंस में जो है कि आप क्या करें, बात करें। जब भी आपसे पूछा जाए कि हाँ वेल्डिंग के लिए क्या कंट्रोल मेजर लगाइएगा, कन्फाइंड स्पेस के लिए क्या कंट्रोल मेजर लगाना है, कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए, क्लियर है। तो आप PPE से मत शुरू हो जाइए कि हाँ जूता हेलमेट पहनना रहेगा, फुल बॉडी हार्नेस पहना रहेगा, नहीं, यहाँ से शुरू कीजिए। एक वर्कर जो है कि PPE से शुरुआत करता है, क्लियर है ना, उसको ही मालूम है कि जूता पहनना है, बेल्ट पहनना है। आप जो है कि यहाँ से शुरुआत ना करें, आपको शुरुआत यहाँ से करना है, सीक्वेंस वाइज यहाँ से करिए, तो समझ में आएगा सामने वाले को कि हाँ आपका अप्रोच जो है कि क्या है, आप चीज़ों को कैसे रखते हैं और चीज़ों को आप कैसे देखते हैं एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल। क्लियर है। तो और आप IGC 2 जब आप बनाएंगे तो IGC 2 में भी जो है कि जो कंट्रोल मेजर, फर्दर एडिशनल कंट्रोल मेजर लिखने होते हैं, वो भी निबोस बोला रहता है कि इसी के हिसाब से आप जो है क्या करें, लिखें। रिस्क असेसमेंट में जो फर्दर कंट्रोल मेजर है वो आपको इसी के हिसाब से लिखना होता है। देखिए दिया हुआ है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, हटाना। जैसे आप देखिए मूवी वगैरह देखते होंगे तो मूवी में जो है कि जो भी पुलिस अफसर है तो वो जो भी उसके जो दूसरे जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, जूनियर हैं, तो उनको ऑर्डर देता होगा एलिमिनेट देम। और कोई टेररिस्ट वगैरह है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनको जान से मारो जो है कि, क्लियर ना। तो यहाँ पे देखिए एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि पूरी तरह से हटाना, हजार्ड को पूरी तरीके से जो है क्या करना, वहाँ पे खत्म कर देना। देखिए दिया हुआ है कि इफ हजार्ड कैन बी एलिमिनेटेड देन द रिस्क क्रिएटेड बाय द हजार्ड डिसअपीयर, कि अगर एक हजार्ड को एलिमिनेट किया जा सकता है, अगर एक हजार्ड को हम एलिमिनेट कर सकते हैं तो जो हजार्ड हुआ, जो रिस्क को क्रिएट कर रहा था, वो हजार्ड जो है क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। जब हजार्ड ही नहीं है तो उसके द्वारा जो रिस्क क्रिएट किया जा रहा था वो क्या हो जाएगा, वो डिसअपीयर हो जाएगा। क्लियर ना।
दिस माइट बी डन बाई कंप्लीटली अवॉइडिंग एन एक्टिविटी दैट गिव राइज टू रिस्क। इसका मतलब ये है कि आप इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि उस एक्टिविटी को, उस गतिविधि को, उस काम को ही आप अवॉइड कर दें जो काम उस रिस्क को क्या कर रहा था, उत्पन्न कर रहा था, जो काम जो है कि उस रिस्क को जन्म दे रहा था। क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एन असेंबली वर्कशॉप कुड स्टॉप वेल्डिंग स्टील इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिस्क ऑफ इनर्ट इन वेल्डिंग ऑपरेशन एंड कुड बाई ए प्री फैब्रिकेटेड मेटल कंपोनेंट्स। बोल रहा है कि कोई एक असेंबली वर्कशॉप है जहाँ पे कुछ चीज़ों को क्या किया जाता है, असेंबल किया जाता है। जैसे मान के चलिए कि यही है, या फिर मान के चलिए कि ये माइक है, इसको जहाँ पे जो है क्या किया जाता है, असेंबल किया जाता है। उसी तरह से बोल रहा है कि अगर कोई जो है कि एक असेंबली वर्कशॉप है तो उसको जो भी वेल्डिंग करना है तो वो वेल्डिंग क्या करे, बाहर कराए कहीं, और यहाँ पे ला करके सिर्फ क्या कर दे, असेंबल कर दे। तो वेल्डिंग में जो वेल्डिंग ऑपरेशन में जो भी रिस्क है वो उससे क्या कर जाएगा, बच जाएगा। वो प्री फैब्रिकेटेड मेटल जो है कि कहीं और से खरीद के मंगा ले। क्लियर है? तो हजार्ड जो है क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसको और थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपके पास एक 4 व्हीलर है, उस 4 व्हीलर का कुछ पार्ट्स जो है कि डैमेज हो गए हैं और उसमें वेल्डिंग करने की आवश्यकता है, और आप मैकेनिक के पास ले गए। मैकेनिक जो है कि उस पर बोलता है कि वेल्डिंग करना पड़ेगा और ये चीज़ें, ये कंट्रोल मेजर हमको चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, हमको जो है कि फायर ब्लैंकेट चाहिए, तमाम तरह की जो भी कंट्रोल मेजर्स हैं वो बताता है। आप उसको बोलते हैं कि देखिए ये पार्ट्स को खोल करके दे दीजिए और मैं वेल्डिंग के दुकान से इसको वेल्डिंग करवा के लाता हूँ, फिर आप इसको असेंबल कर दीजिएगा, फिर आप इसको जो है कि इसमें फिट कर दीजिएगा। तो उसमें क्या होता है, आपने वेल्डिंग ऑपरेशन से जो हजार्ड्स यहाँ पे होने वाले थे उस मैकेनिक के जो गैराज में, उससे आप जो है कि पूरी तरीके से बच गए। उसी तरह से जो है कि आप इसमें बच सकते हैं। क्लियर ना? जैसे मान के चलिए कि आपको उस एक्टिविटी को ही अवॉइड कर देना है, उस एक्टिविटी को जो है कि ना करना है। क्लियर है? तो आई थिंक इलिमिनेशन आप लोग जो है कि समझ गए होंगे। जैसे कि मान के चलिए कि ये एक बहुत ऊंची दीवार है और उस दीवार को जो है कि आपको क्या करना है, पेंट करना है, और आपको सीढ़ी पे चढ़ना था और सीढ़ी पे चढ़ के पेंट करना था, और आपने सीढ़ी पे पेंट चढ़ने के बजाय आपने क्या किया, एक डंडा लिया और एक रोलर लिया और उस रोलर में जो है कि उसको बांधा और जो है कि आप नीचे से ही खड़े होकर के पेंट करने लगे। तो वर्क एट हाइट के एक्टिविटी में जो भी हजार्ड होने वाले थे उस हजार्ड से आप क्या हो गए, पूरी तरीके से बच गए। अब पेंट से जो हजार्ड होने वाला था वो हजार्ड तो आपको अभी भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वर्क एट हाइट की वजह से जो हजार्ड जो है कि उत्पन्न होने वाले थे, फॉल फ्रॉम हाइट या ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम हाइट, उससे आप जो है कहीं ना कहीं जो है कि थोड़े से बच गए। क्लियर है? तो आगे हम लोग जो है कि चलेंगे। वैसे पेंटिंग एक्टिविटी है तो ऑब्जेक्ट फॉल हो सकता है, लेकिन फॉल फ्रॉम हाइट नहीं होगी। आप ऊपर चढ़े ही नहीं तो आप गिरेंगे ही नहीं। क्लियर है ना? तो इसका मतलब होता है एलिमिनेशन, यानी कि हजार्ड को आपने पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया। दूसरा देखिए दिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक विकल्प जो है कि ढूंढना। क्लियर है? एक विकल्प ढूंढना। सम टाइम हजार्ड एलिमिनेशन कैन नॉट बी अचीव। बोल रहा है कि कई बार हजार्ड एलिमिनेशन पॉसिबल जो है क्या होता है, नहीं होता है, इसको अचीव नहीं किया सकता है। बट इज इट पॉसिबल टू सब्स्टिट्यूट वन हजार्ड विथ अनदर दैट क्रिएट लेस रिस्क। कई बार जो है कि हजार्ड एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके लिए यह पॉसिबल रहता है कि हम एक हजार्ड को दूसरे हजार्ड से सब्स्टिट्यूट करें जो कि लेस रिस्क जो है कि क्रिएट करता हो। क्लियर है? जैसे देखिए दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, वन हजार्डस सब्सटेंसेस क्लासिफाइड एक टॉक्सिक। बोल रहा है कोई ऐसा हजार्डस सब्सटेंसेस है जिसको टॉक्सिक क्लासिफाइड किया गया है। जैसे कि दिया है लिथेल इन स्मॉल डोजेज। अगर कोई लिथेल है स्मॉल डोजेज में भी, इन सब्स्टिट्यूटेड विथ वन दैट इज इरिटेंट। तो कोई ऐसे हजार्डस सब्सटेंस से जिसको इरिटेंट क्लासिफाइड किया गया है उससे हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या होगा, यहाँ पे जो है कि ये इरिटेंट जो है कि कम रिस्क क्रिएट करेगा, ये जो है कि चिड़चिड़ापन करेगा, इरिटेंट फील कराएगा आपको। जबकि टॉक्सिक वहाँ पे क्या कर रहा था, जहरीला था, वो आपको जो है कि मार भी सकता था, आपकी जान ले सकता था। क्लियर ना? यहाँ पे क्या है, इरिटेंट है, बस आपको एक तरह का चिड़चिड़ापन जो है कि पैदा होगा। क्लियर है? तो काम तो सेम करेगा लेकिन ये बस चिड़चिड़ापन पैदा करेगा और वो जो है कि जहरीला था। क्लियर है? सब्स्टिट्यूट भी आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। जैसे मान के चलिए कि कोई डीजल जनरेटर से चलने वाली मशीन थी। क्लियर है ना? उसको आपने जो है कि इलेक्ट्रिक ड्रिवन बना दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक ड्रिवन जो है कि लेस नॉइज जो है कि क्रिएट करेगा, और यहाँ पे डीजल जो जनरेटेड मशीन था, पेट्रोल ड्रिवन मशीन था, वो क्या कर रहा था, ज़्यादा जो है कि नॉइज जो है कि क्रिएट कर रहा था। क्लियर है ना? तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? आगे हम लोग चलेंगे और आगे हम लोग देखेंगे इंजीनियरिंग कंट्रोल। कई जगह ऐसा भी होता है कि ना
सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होता है, ना एलिमिनेशन पॉसिबल होता है। न तो उसको हटा सकते हैं पूरी तरह से, न उसकी जगह पे कोई और कंट्रोल मेजर लगा सकते हैं। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कंट्रोल इन्वॉल्व द यूज ऑफ इंजीनियरिंग सॉल्यूशन टू प्रिवेंट एक्सपोजर टू द हजार्ड। बोल रहा है कि इंजीनियरिंग कंट्रोल जो है कि क्या करता है, कुछ इंजीनियरिंग सॉल्यूशन का उपयोग करता है, इन्वॉल्व करता है, जिससे हजार्ड से आपका एक्सपोजर को क्या किया सके, रोका जा सके। क्लियर है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे कोई हजार्ड है, क्लियर है, और आपने यहाँ पे जो है कि चारों तरफ एक जो है कि फेंसिंग लगा दी। क्लियर है ना। आपने चारों तरफ यहाँ पे जो है क्या कर दी, यहाँ पे आपने फेंसिंग लगाई, तो ये भी एक तरह का क्या रहेगा, कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग कंट्रोल में जो है कि हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। क्लियर है। अब हजार्ड यहाँ पे है, यहाँ पे व्यक्ति जो है कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो है कि 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, 10 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन इनका एक्सपोजर जो है कि इससे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर यही जो है कि ये फेंसिंग नहीं होती तो ये लोग यहाँ पे भी इसके टच में जो है कि क्या हो सकते थे, आ सकते थे। क्लियर है ना। और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग कंट्रोल हैं, लेकिन मैं आपको जस्ट एक समझने के लिए बताया। देखिए आगे दिया हुआ है, दिस माइट बी डन बाई, इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, आइसोलेशन और टोटल इनक्लोजर, आइसोलेट करके या फिर टोटल इनक्लोज करके। आइसोलेशन आप लोग समझते होंगे। क्लियर है। जो भी कोविड हुआ था, कोविड जब फैला हुआ था तो बोला जा रहा था कि कोविड जो है कि कोविड में जो लोग भी थे उन लोगों को बोला जा रहा था कि 21 दिन के लिए आइसोलेट किया गया है, 14 दिन के लिए आइसोलेट किया गया है, आइसोलेशन में जो है कि भेजा गया है। यानी कि कोविड यानी कि आप एक हजार्ड थे जो है कि उस समय आपसे जो है कि लोगों को जो है कि आप लोगों को जो है कि अगर आप एक्सपोज होते, दूसरे लोगों के संपर्क में आते, तो उन लोगों को भी जो है कि नुकसान पहुंच सकता था, उनको भी कोविड हो सकता था। तो आपको जो है कि बोला जा रहा था कि आप एक ऐसे जो है कि आपको आइसोलेशन में आप रहें ताकि दूसरे आपके संपर्क में आए ही ना। यहाँ पे इस हजार्ड को क्या कर दिया गया है, इसको भी आइसोलेट कर दिया गया है, दूसरे अब इसके संपर्क में क्या हो रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है सेपरेशन और सेग्रीगेशन। आप सेपरेशन कर सकते हैं, सेग्रीगेशन से कर सकते हैं, पार्शियल इंक्लोजर कर सकते हैं, यानी कि टोटली इंक्लोज नहीं है, पार्शियल है, छोटा सा हिस्सा उसका है। सेफ्टी डिवाइसेस बहुत सारी आ गई हैं, उनके माध्यम से जो है कि इंजीनियरिंग कंट्रोल जो है कि अचीव किया जाता है। क्लियर है ना। तो आगे अब हम लोग चलेंगे और आगे हम लोग देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। क्लियर है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है कि देखिए दिया हुआ है, आप जो भी बिल्डिंग्स वगैरह में जाते होंगे या फिर जो है कि बड़े जो कॉलेजेस होते होंगे, यूनिवर्सिटियाँ होंगी, उसमें देखिए लिखा रहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, यानी कि जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव नियंत्रण जो है कि इनके पास रहता है। तो देखिए दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स आर दोज दैट रिले ऑन प्रोसीजर एंड बिहेवियर। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वह कंट्रोल्स होते हैं जो कि प्रोसीजर यानी कि प्रक्रिया और बिहेवियर पे जो है कि निर्भर करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किस पे निर्भर करते हैं, प्रोसीजर और बिहेवियर पे, जो भी प्रक्रियाएं हैं बनाई गई हैं और जो बिहेवियर पे जो है कि ये निर्भर करते हैं। जैसे सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या है, जो है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, यानी कि ये तीनों कंट्रोल मेजर आपने लगा दिया, उसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पे आएंगे तो आप सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के थ्रू उस रिस्क को जो है कि कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। रेड्यूस एक्सपोजर, एक्सपोजर को जो है कि आप कम कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है कि 10 दिन काम कर रहा है तो उससे आप जो है कि 5 दिन वो काम कराएं तो जो है क्या हुआ, एक्सपोजर उसका घटेगा। रिड्यूस टाइम ऑफ एक्सपोजर, रिड्यूस टाइम ऑफ एक्सपोजर को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सेम लगभग वही है। रिड्यूस टाइम ऑफ एक्सपोजर में अगर कोई व्यक्ति 5 घंटे काम कर रहा है, 10 घंटे काम कर रहा है, तब उससे 5 घंटे काम कराइए जिसमें उसको ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है। जैसे मान लीजिए नॉइज का कोई एरिया है, आपके पास 10 वर्कर हैं, तो 10 वर्कर जो है कि उस नॉइज वाले एरिया में 5 घंटे काम न करा करके आप 5 वर्करों को क्या करें कि उस नॉइज वाले एरिया में काम कराएं और फिर जो है कि दूसरे एरिया में 5 वर्कर जो काम कर रहे थे उनको जो है कि फिर इस एरिया में लाएं और फिर उनको जो है कि उस एरिया में लाएं। यानी कि इसको बोला जाता है कि हाफ द डोज हाफ द एक्सपोजर, यानी कि डोज जो ये ले रहे हैं अब 5 घंटे लेंगे 10 घंटे के बजाय। क्लियर है ना। आपके पास 10 वर्कर थे, सिर्फ 5 ही जो है कि इस एरिया में काम करते थे। मान के चलिए कि ये नॉइज वाला एरिया है और ये जो है कि ये सेफ है, यहाँ पे जो है कि नॉइज क्या है, कम है। अभी 5 वर्कर जो है कि यहाँ पे काम करते थे कितना, 8 घंटे, और ये भी जो है कि यहाँ पे सेफ एरिया में काम करते थे 8 घंटे। अभी आप क्या करेंगे, आपके पास जो है कि यहाँ पे भी 5 वर्कर हैं, आपके पास टोटल 10 वर्कर थे। अब आप क्या करेंगे कि 4 घंटे के बाद आप इनको यहाँ भेज दें। क्लियर है। और फिर
4 घंटे के बाद आप इनको जो है कि यहाँ भेज दें तो ये क्या होगा, एक्सपोजर जो है कि इनका कम हो जाएगा। क्लियर ना, यानी कि ये नॉइज से जितना प्रभावित हो रहे थे सीधे उससे आधा प्रभावित होंगे और थोड़े से ये भी जो है कि प्रभावित होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट दिया है IITS, देखिए दिया हुआ है इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग एंड सुपरविजन। क्लियर है। नेक्स्ट दिया हुआ है, तो ये आप लोगों ने जाना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है कि आप इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। परमिट टू वर्क, ट्रेनिंग, ये सारा जो है कि क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ही जो है कि आता है, देखिए सेफ्टी साइन। सेफ्टी साइन जो है कि 5 प्रकार के जो है कि होते हैं। सेफ्टी साइन जो है कि देखिए दिया हुआ है, सेफ्टी साइन कंबाइन शेप, कलर एंड पिक्टोग्राम्स टू कन्वे स्पेसिफिक हेल्थ एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन। बोल रहा है कि सेफ्टी साइन जो है कि अलग अलग शेप, कलर और पिक्टोग्राम्स का यूज करता है, पिक्टोग्राम्स को शामिल करता है एक स्पेसिफिक हेल्थ एंड सेफ्टी मैसेज को कन्वे करने के लिए। While there are regional variation, standard safety sign are divided into 5 categories। बोल रहा है कि बहुत सारे ऐसे रीजनल वेरिएशंस हैं, लेकिन सेफ्टी साइन को 5 भागों में जो है कि बांटा गया है। क्लियर है, जिसमें है प्रोहिबिटेशन, वार्निंग, मैंडेटरी एक्शन, सेफ कंडीशन और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। क्लियर है ना, ये 5 तरह के जो है कि सेफ्टी साइन है। अलग अलग रीजन के हिसाब से, अलग अलग कंट्रियों के हिसाब से सेफ्टी साइन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है कि ये 5 आते हैं। क्लियर है। तो सेफ्टी साइन को जो है कि हम लोग इसमें देखिए दिया हुआ है प्रोहिबिटेशन। प्रोहिबिटेशन का मतलब जो है कि होता है मना करना। इस पर एक अलग वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं, बाकी मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो है कि कवर कर दे रहा हूँ। प्रोहिबिटेशन का साइन जहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि आपको जो है कि वो क्या कर रहा है, उस बिहेवियर को करने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। क्लियर है ना, आप इसको डिटेल में दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। दूसरा दिया हुआ है वार्निंग। वार्निंग का मतलब क्या होता है, आपको जो है कि एक खास हजार्ड से सावधान रहने के लिए जो है कि बोला जाता है। क्लियर है। देखिए आप वार्निंग का जो है कि जो सेफ्टी साइन है, यहाँ पे जो है कि वो सेफ्टी साइन थोड़ा सा गलत हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे सेफ्टी साइन जो है कि दूसरा रहना चाहिए। क्लियर है। मैंडेटरी एक्शन का मतलब होता है कि लोगों को जो है कि एक स्पेसिफिक एक्शन लेने के लिए जो है कि बोला जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट जो है कि देखिए दिया हुआ है सेफ कंडीशन। क्लियर है, यानी कि जहाँ पे भी फर्स्ट एड स्टेशंस होंगे वहाँ पे जो है कि ये दिया गया रहेगा, या फिर इमरजेंसी इसके रूट्स होंगे, या फिर जो है कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स जहाँ पे हैं वहाँ पे जो है कि ये फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का सेफ्टी साइन रहेगा। इसको मैं यहाँ पे ज़्यादा कवर नहीं कर रहा हूँ, आप एक दूसरे वीडियो में जो है कि टाइप्स ऑफ सेफ्टी साइन करके जो है कि उसमें आप ये देख सकते हैं, उसके बारे में डिटेल वीडियो जो है कि दिया गया है। और नेक्स्ट इसमें हम लोग कहा है हायरार्की ऑफ कंट्रोल में पीपी यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, यानी कि ये हमारे हायरार्की ऑफ कंट्रोल में सबसे लास्ट ऑप्शन है। तो देखिए दिया हुआ है कि हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कैसा होना चाहिए। तो पहला दिया हुआ है कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, सप्लाई सुटेबल पीपी, सुटेबल पीपी जो है कि क्या करे, सप्लाई करे, जो कि एप्रोप्रिएट फॉर रिस्क, जो कि उस रिस्क के लिए क्या हो, उपयुक्त हो। अब इसको जो है कि हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जैसे अभी कोविड आया था तो सब लोग बोल रहे थे कि N95 मास्क जो है क्या करना है, आपको लगाने हैं। क्लियर है ना, बोल रहा है कि उस रिस्क से जो है कि क्या हो, एप्रोप्रिएट हो। ऐसा नहीं हो कि रिस्क बहुत ज़्यादा हो और आप जो है कि नॉर्मल जो है कि वहाँ पे क्या कर रहे हैं, मास्क दे रहे हैं। क्लियर ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर और भी कोई भी पीपी। नेक्स्ट दिया है कि एर्गोनॉमिक के हिसाब से जो है कि सही हो, फिट बैठता हो, डज नॉट इंक्रीज ओवरऑल रिस्क। पीपी ऐसा हो कि ओवरऑल रिस्क को जो है कि बढ़ाता ना हो। कंप्लाई विथ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है कि वो कंप्लाई करता हो, स्टैंडर्ड को जो है कि उसको फॉलो करता हो, हम बोल सकते हैं कि उसका अनुपालन करता हो। क्लियर है ना, यानी कि उसके हिसाब से, उस मानक के हिसाब से जो है कि बना हुआ हो। इंश्योर कंपेटेबिलिटी ऑफ द आइटम्स, सुटेबल स्टोरेज होना चाहिए। इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए कि कैसे पीपी को यूज करना है। इन्फोर्स यूज ऑफ पीपी, पीपी के यूज को जो है कि इन्फोर्स करना चाहिए। रिप्लेस और रिपेयर डैमेज और लॉस्ट आइटम, जो भी अगर वर्कर के जो भी पीपी हैं, अगर उसको जो है कि रिप्लेस करने की आवश्यकता है या डैमेज पार्ट को रिपेयर करने की आवश्यकता है तो उसको किया जाना चाहिए। साइट पे दिक्कतें क्या आती हैं मैक्सिमम, कि जब भी कोई नया वर्कर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसको पीपी तो दे दी जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ आती है हम लोगों को एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल, या फिर वर्कर को भी, या फिर कंपनी का ऐसा मैनेजमेंट्स होता है कि दोबारा उसको पीपी लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। उससे बोला जाता है कि तुम पुराना दिखाओ, या फिर इतना जल्दी कैसे ख़राब हो गया। कई बार हम लोग भी जब साइट पे काम कर रहे थे उस समय तो देखते थे कि कई वर्करों का चश्मा इतना ज़्यादा ख़राब हुआ रहता था
कि वो लोग पहन के काम नहीं कर सकते थे। और जब हम उन लोगों को बोलते थे हम लोग कि तुम अपना ग्लासेस पहनो, सेफ्टी गॉगल्स पहनो, तो वो लोग बोलते थे कि सर देखिए ये जो है कि कितना जो है कि ये घिसा हुआ है, इसका जो है कि ये अच्छे से दिख नहीं रहा है। क्लियर है? तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये दिया हुआ है कि अगर कोई भी पार्ट्स को रिप्लेस करने की आवश्यकता है, रिपेयर करने की आवश्यकता है, तो उसको की जानी चाहिए। क्लियर है? आगे जो है कि हम लोग देखेंगे कि पीपीई के क्या बेनिफिट्स हैं और पीपीई के क्या जो है कि लिमिटेशंस हैं। पीपीई के बेनिफिट्स और लिमिटेशंस को जो है कि हमको मालूम होना चाहिए। क्लियर है? और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि जब कभी भी एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल आप कोई भी कंट्रोल मेजर किसी को एडवाइस करिए, किसी को अपने इंटरव्यू में बताइए, किसी नोट्स में लिखिए, निवोस के एग्जामिनेशन में लिखिए, हमेशा हायरार्की ऑफ कंट्रोल को याद रखिए। पीपी शुड बी लास्ट ऑप्शन, पीपी शुड नॉट बी आवर फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? आपको पीपी के नाम से अपना आंसर शुरू ही नहीं करना है। जैसे आपसे कोई पूछे कि बताइए वेल्डिंग में क्या कंट्रोल मेजर रहेगा, आप बोलिए कि सर वेल्डिंग ग्लास पहना रहेगा, जूता पहना रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको हायरार्की ऑफ कंट्रोल फॉलो करने हैं और वहाँ से अपने जो है कि बताने हैं। हजार्ड हो सकता, एलिमिनेट किया सकता है, नहीं। सब्स्टिट्यूट किया सकता है, नहीं। तो इंजीनियरिंग कंट्रोल बताइए, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बताइए, उसके बाद पीपी पे आइए। क्लियर है? तो हम लोग देखते हैं कि पीपी के क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए दिया हुआ है, इट कैन बी यूज एज इंटरिम कंट्रोल वाइल मोर एक्सपेंसिव और डिफिकल्ट कंट्रोल आर पुट इन प्लेस। बोल रहा है कि पीपीई को एक इंटरिम कंट्रोल के तौर पे जो है कि यूज किया सकता है जब और सारे कंट्रोल मेजर जो है कि क्या हो, डिफिकल्ट हो या बहुत ही जो है कि क्या हो, एक्सपेंसिव हो। जब और सारे कंट्रोल मेजर क्या हो, डिफिकल्ट हो या जो है कि एक्सपेंसिव हो। इन सम सिचुएशन इट मे बी द ओनली कंट्रोल ऑप्शन अवेलेबल। बोल रहा है कि कुछ केसेस में सिर्फ एक यही कंट्रोल ऑप्शन जो है कि क्या होता है, अवेलेबल होता है। कई सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें पीपी ही जो है कि क्या रहेगा, एक कंट्रोल ऑप्शन के तौर पे यूज किया जाएगा। जैसे कोविड अभी आया था तो क्या था, हम लोगों, अब कोविड को हम लोग देख सकते हैं कि कैसे कोविड में जो है कि जो भी मास्क था, मास्क ही एक ऑप्शन लास्ट हम लोग के पास बचा हुआ था कि हम लोग मास्क पहन के जो है क्या कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। और जो भी कंट्रोल मेजर्स थे वो लिए जा रहे थे, लेकिन उतने जो है कि प्रभावी क्या थे, नहीं थे जितना इसको जो है कि लेना जरूरी था। एज ए इंडिविजुअल के तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे गवर्नमेंट्स जो भी लॉकडाउन लगा रही थी, ये सारी चीज़ें थी, अभी उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन बोल रहा है कि कई ऐसे सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे सिर्फ वही ऑप्शन जो है कि अवेलेबल हो सकता था। जैसे जब सेकेंड वेव आया तो सभी लोग जो क्या कर रहे थे कि मास्क पहन रहे थे और काम कर रहे थे, लोग पास और कोई ऑप्शन नहीं था। नेक्स्ट है, इट मे बी नीडेड एज बैकअप फॉर इमरजेंसी व्हेन अदर कंट्रोल हैपेंड। बोल रहा है कि पीपी का उपयोग जो है कि बैकअप के तौर पे इमरजेंसी के समय में लिया जाता है जब और सारे कंट्रोल मेजर क्या हो जाए, फेल हो जाए। इट इज़ यूजुअली चीप, ये अक्सर जो है कि चीप होता है। इट गिव्स इमीडिएट प्रोटेक्शन, यह जो है कि इमीडिएट प्रोटेक्शन देता है, तत्काल प्रभाव से जो है कि आपको क्या करेगा, ये प्रोटेक्शन देगा। ऐसा ये नहीं बोलेगा कि नहीं आप जो है कि अच्छे आदमी नहीं है तो आपको जो है कि मैं प्रोटेक्शन जो है क्या करूँगा, नहीं दूंगा। आप सेफ्टी फॉलो करते हो या ना करते हो, उसके बाद भी आप अगर सेफ्टी बेल्ट पहने और ऊंचाई से गिर रहे हैं तो सेफ्टी बेल्ट आपको प्रोटेक्ट करेगा, जो उसका काम है वो करेगा। तो ये तुरंत आपको जो है कि प्रोटेक्शन, इमीडिएट प्रोटेक्शन जो है क्या करता है, देता है। नेक्स्ट जो है कि देखिए दिया हुआ है, लिमिटेशंस क्या है पीपीई के, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। कोई भी इक्विपमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं तो हमें उसके बेनिफिट्स और लिमिटेशंस दोनों पता होना चाहिए। इट ओनली प्रोटेक्ट वन पर्सन। बोल रहा है कि पीपीई का लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ पहनने वाले को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है ना? सिर्फ एक व्यक्ति को प्रोटेक्ट करता है, सभी लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। क्लियर है? अगर आप फुल बॉडी हार्नेस पहने हैं और आपका दोस्त जो है, बहुत आपका बेस्ट फ्रेंड भी जो है कि वहीं पे है और इसका फोल्डिंग, और मान के चलिए कि किसी वजह से जो है कि तेज हवा चली और आप लोग स्लिप कर गए, ठीक है, वहाँ से जो है कि आप गिर गए दोनों लोग, तो वो सिर्फ आपको ही प्रोटेक्ट करेगा, आपके दोस्त को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। यही ये बोल रहा है कि ये सिर्फ पहनने वाले व्यक्ति को ही जो है कि प्रोटेक्ट करेगा। इट मे नॉट प्रोटेक्ट एडोकेटली इफ इट नॉट फिटेड करेक्टली। बोल रहा है कि यह पर्याप्त, यह जो है कि आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा अच्छे तरीके से अगर इसको आपने सही तरीके से फिट क्या किया है, नहीं किया है। कई लोग जो है कि बाइक जब चला रहे होते हैं या फिर साइड पे हम देखते हैं कि जो लोगों ने हेलमेट पहना हुआ है, चेन स्ट्रिप नहीं लगाया हुआ है, तो उनको अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फिट उसको सही से नहीं किया हुआ है। या फिर और भी चीज़ें हो सकती हैं। इट मे नॉट कंफर्टेबल एंड मे इंटरफेयर विथ वेयरर्स एबिलिटी टू डू द जॉब। बोल रहा है कि हो सकता है कि ये क्या हो, कंफर्टेबल ना हो। पीपी अक्सर वर्कर क्यों नहीं पहनना चाहते हैं
या फिर मैक्सिमम लोग जो है कि हम लोग एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल हैं, HSC ऑफिसर्स जो हैं, मैक्सिमम लोग जो गांव पे आते हैं, हम लोग साइड पे जो है कि अगर 1 साल तक हैं तो 11 महीने हम लोग बोलते रहते हैं कि आप हेलमेट पहनिए। और हम लोग भी जब घर आते हैं मैक्सिमम लोग, वैसे मैं तो पहन के चलाता हूँ, तो लोग पहनते नहीं है हेलमेट। क्यों? बोलते हैं कंफर्टेबल जो है कि नहीं है। क्लियर ना? तो ये हो सकता है। एंड मे बी इंटरफेयर विद द वेयर्स टू एबिलिटी टू डू द जॉब, या हो सकता है कि जो भी व्यक्ति जॉब कर रहा है उसके एबिलिटी को जो है कि ये इंटरफेयर करे, उसमें हस्तक्षेप करे। इट में इंक्रीज ओवरऑल रिस्क बाई इम्पेयरिंग द सेंस गॉगल दैट मिस्टअप। बोल रहा है कि ये हो सकता है कि ओवरऑल रिस्क को जो है कि क्या कर दे, बढ़ा दे, सेंस को इम्पेयर करके। क्लियर है? जैसे दिया है गॉगल दैट मिस्टअप, जैसे कि अगर कोई गॉगल्स है, आप जब मास्क को लगाते हैं और गॉगल्स भी पहनते हैं तो गॉगल्स के ऊपर देखिए थोड़ा सा झाग के जैसा जो है कि क्या हो जाता है, आ जाता है, तो उसके वजह से क्या हो सकता है, ओवरऑल रिस्क जो है कि बढ़ सकता है। इट मे नॉट कंपेटेबल विथ अदर आइटम दैट हैव टू बी ओर्न और यूज्ड। बोल रहा है कि हो सकता है कि पीपी जो हम यूज कर रहे हैं वो दूसरे पीपी के साथ कंपेटेबल ना हो। कंफर्टेबल एंड कंपेटेबल दोनों अलग चीज़ है। नेक्स्ट दिया है पीपल डू नॉट लाइक वेयरिंग पीपी। लोग हो सकता है कि पीपी को पहनना पसंद ना करें। इफ इट फेल्स टू डेंजर, अगर ये फेल होगा तो इट फेल्स टू डेंजर द वर्कर एक्सपोज टू रिस्क। अगर पीपी फेल होता है तो वर्कर जो है कि क्या हो सकता है, रिस्क से जो है कि एक्सपोज हो सकता है। क्लियर है? तो आई थिंक आपको समझ में आया कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल क्या होता है और कैसे जो है कि हमारे लिए हायरार्की ऑफ कंट्रोल, जब भी हम लोग किसी भी वर्क प्लेस पे सुटेबल कंट्रोल मेजर प्रदान करने हो, फर्दर कंट्रोल मेजर प्रदान करने हो, तो कैसे जो है कि हमें प्रोटेक्ट कर सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे रेसिड्यूअल, एक्सेप्टेबल एंड टॉलरेबल रिस्क। जब भी आप रिस्क स्टेटमेंट बनाएंगे तो वहाँ पे एक नया रेसिड्यूअल रिस्क जो है कि क्या होगा, क्रिएट होगा। रेसिड्यूअल रिस्क का मतलब क्या होता है कि बचा हुआ रिस्क। रेसिड्यूअल आइटम्स भी होते हैं, जैसे मान के चलिए गिलास है और यहाँ पे जो है कि थोड़ा सा कुछ यहाँ पे मटेरियल बचा हुआ है, तो ये बोला जाएगा कि ये रेसिड्यूअल मटेरियल है, यानी कि बचा हुआ जो है कि पदार्थ। क्लियर है? तो रेसिड्यूअल, एक्सेप्टेबल एंड टॉलरेबल रिस्क जो है कि क्या होता है, इसको जो है कि हम लोग जानेंगे। तो देखिए दिया हुआ है कि वंस कंट्रोल मेजर हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड दे आर टेकन इनटू अकाउंट, करंट रिस्क लेवल कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग लाइक्लीहुड एंड सेवरिटी। द रिस्क दैट रिमेन्स वंस दीज न्यू और एग्जिस्टिंग कंट्रोल हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट कॉल्ड द रेसिड्यूअल रिस्क। इफ द रेसिड्यूअल रिस्क इज लो देन इट माइट बी कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल। अगर रेसिड्यूअल रिस्क एक्सेप्टेबल, अगर रेसिड्यूअल रिस्क लो है तो इसको बोला जाएगा कि ये एक्सेप्टेबल है। क्लियर है? If the residual risk is high, a decision has to be made more whether this residual risk is tolerable or unacceptable। अगर रेसिड्यूअल रिस्क जो है कि हाई है, क्लियर है ना, तब जो है कि हम लोग को एक डिसीजन बनाना पड़ेगा कि यह टॉलरेबल है कि अनएक्सेप्टेबल है। टॉलरेबल का मतलब क्या होता है कि सभी कंट्रोल मेजर्स लगाने के बाद, पीपी पहनने के बाद हम कुछ समय के लिए इस रिस्क को टॉलरेट कर सकते हैं, सह सकते हैं। और अनएक्सेप्टेबल का मतलब ये हुआ कि अगर जो है कि रिस्क हाई है तो इतना हाई है कि हम काम करने के लिए अलाउ नहीं कर सकते हैं, तो उसको जो है कि हम लोग बोलेंगे अनएक्सेप्टेबल। क्लियर है? रेसिड्यूअल, एक्सेप्टेबल एंड टॉलरेबल इसके लिए जो है कि एक और वीडियो है जिसमें मैंने आपको डिटेल में कवर किया हुआ है। उस पर जो है कि आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको जो है कि थोड़ा सा आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी आप एक रिस्क स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसके बाद जो भी रिस्क बचेगा उसको बोला जाता है रेसिड्यूअल रिस्क। क्लियर है? तो अगर रेसिड्यूअल रिस्क लो है तो हम क्या करेंगे, काम को चालू करेंगे, एक्सेप्टेबल है। अगर जो है कि रेसिड्यूअल रिस्क ऐसा है कि हाई है, तो अब दो डिसीजन बनेंगे कि क्या यह टॉलरेबल है, यानी सहने लायक है। जैसे आप किसी को बोल देते हैं ना कि तुमको बहुत देर से हम टॉलरेट कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको चिढ़ा रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप बोलते हैं टॉलरेट कर रहे हैं, यानी कि सह रहे हैं। टॉलरेबल है या फिर अनएक्सेप्टेबल है। अगर रिस्क जो है कि हाई है, अनएक्सेप्टेबल है, तो हम क्या करेंगे, काम जो है कि नहीं करेंगे और उसको जो है कि एडिशनल कंट्रोल मेजर लगाएंगे कि वो रिस्क क्या हो, कम हो। और फिर जो भी रिस्क लेवल निकलेगा फिर हम उसको देखेंगे कि एक्सेप्टेबल है, टॉलरेबल है या फिर जो है कि अनएक्सेप्टेबल है। हम देखेंगे बाद में कि एक्सेप्टेबल है, टॉलरेबल है या फिर जो है क्या है, अनएक्सेप्टेबल है। तो आप उसको देख सकते हैं। आई थिंक इतने में भी आपको समझ में जो है कि आ गया होगा। नेक्स्ट जो है कि देखिए दिया हुआ है स्टेप 4। क्लियर है? स्टेप 4 में जो है कि है रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग। अभी तक हम लोगों ने इस वीडियो में जो है कि पढ़ा है रिस्क प्रोफाइलिंग के बारे में, रिस्क असेसमेंट के 5 स्टेप्स के बारे में। तो हम लोगों ने पढ़ा आइडेंटिफाई द हजार्ड, आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म एंड हाउ, इवेलुएट द रिस्क, डिसाइड ऑन प्रिकॉशन और इवेलुएट रिस्क को जो कंट्रोल मेजर लगाने हैं फर्दर। उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे जनरल हायरार्की के थ्रू हम फर्दर कंट्रोल मेजर लगा सकते हैं। और हम लोगों ने पांचों जो है कि उसके
जनरल हायरार्की के जो भी स्टेप्स हैं उसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देख रहे हैं स्टेप 4 रिस्क असेसमेंट के, रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग। क्लियर है? द टिपिकल कंटेंट्स ऑफ रिस्क असेसमेंट के, रिस्क असेसमेंट में टिपिकल कंटेंट्स क्या होते हैं, यानी कि उसको कैसे आप दर्ज करेंगे। तो पहला देखिए दिया हुआ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्टिविटी एरिया असेस्ड एंड द सिग्निफिकेंट हजार्ड्स। उस एक्टिविटी की आपको पहचान करनी होगी, उस एरिया के बारे में आपको पहचान करनी होगी, और जो सिग्निफिकेंट हजार्ड होंगे उसके बारे में जो है कि आपको पहचान करना होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप एट रिस्क एंड दो स्पेशली एट रिस्क, बोल रहा है कि उस ग्रुप्स की पहचान करनी होगी जो रिस्क में है और जो लोग स्पेशली रिस्क में हैं। इवेल्युएशन ऑफ रिस्क एंड एडोकेसी ऑफ एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर, इवेल्युएशन ऑफ रिस्क एंड एडोकेसी ऑफ एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर, उस रिस्क का मूल्यांकन किया गया है, और एडोकेसी ऑफ एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर, और जो मौजूदा कंट्रोल मेजर है वो कितना एडोक्वेट है उसके बारे में आपको इसमें जो है कि रिकॉर्ड करना होगा, दर्ज करना होगा। एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटिंग फर्दर प्रिकॉशन नीडेड, एक्शन प्लान क्या है, फर्दर जो प्रिकॉशन है उसको लेने के लिए। क्लियर है? एक्शन प्लान क्या है, कब तक जो है कि वो इम्प्लीमेंट होगा। क्लियर है ना? जब आप निवोस IG2 बनाते हैं तो निवोस IGC2 का जो रिस्क असेसमेंट है, जो वर्क प्लेस पे रिस्क असेसमेंट होते हैं, उससे थोड़ा भिन्न होता है। तो ये उसी के हिसाब से दिया हुआ है, यानी कि उसको कैसे जो है कि कंप्लीट किया जाएगा, कैसे जो है कि उसको लागू किया जाएगा, उसके बारे में आपको बताना होता है। यानी कि ये 10 दिन में कंप्लीट होगा, रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन सा है। क्लियर है? डेट ऑफ असेसमेंट एंड नेम ऑफ द कंपेटेंट पर्सन, डेट ऑफ असेसमेंट क्या है और उस कंपेटेंट पर्सन का जो है कि क्या है, नाम क्या है जो इस रिस्क असेसमेंट को बना रहा है। और नेक्स्ट है रिव्यू डेट, रिव्यू डेट यानी कि ये रिस्क असेसमेंट की समीक्षा कब की जाएगी, इसके बारे में भी जो है कि आपको बताना होता है। क्लियर है? तो ये था जो है कि हम लोग का स्टेप 4। अब हम लोग का है स्टेप 5। क्लियर है? स्टेप 5 का मतलब होता है कि रिस्क असेसमेंट को रिव्यू जो है कि कैसे किया जाएगा, या फिर रिस्क असेसमेंट को रिव्यू कब कब किया जाएगा, कौन सी ऐसी परिस्थितियां होंगी जो रिस्क असेसमेंट के रिव्यू को जन्म देंगी। क्लियर है? तो देखिए दिया हुआ है रिव्यू ऑफ रिस्क असेसमेंट, यानी कि रिस्क असेसमेंट का रिव्यू जो है कि कब कब होगा। A risk assessment must be reviewed and amendment as necessary if there is a reason to suspect that it is no longer valid or there has been a significant change। बोल रहा है कि एक रिस्क असेसमेंट को आवश्यक रूप से रिव्यू किया जाना चाहिए या फिर उसमें संशोधन किया जाना चाहिए अगर जो है कि हमको लगता है किसी रीजन के वजह से कि रिस्क असेसमेंट अब वैलिड नहीं है, या फिर जो है कि बहुत सारे चेंजेस जो है कि हो गए हों। क्लियर है? अगर ऑर्गेनाइजेशन में, अगर जो रिस्क असेसमेंट जिस एक्टिविटी के लिए हमने बनाया था उस लोकेशन में, उस एक्टिविटी में जो है कि चेंजेज हुए हैं, तो जो है कि जिस इक्विपमेंट से काम हो रहा था उसमें जो चेंजेज हुए हैं, तो हम क्या करेंगे कि रिस्क असेसमेंट को जो है कि रिव्यू करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। और भी कुछ रीजंस होते हैं जिससे लगता है कि रिस्क असेसमेंट वैलिड नहीं है, जैसे मान के चलिए कि बहुत बड़ा कोई हादसा हो गया, तो कहीं ना कहीं हमारा रिस्क असेसमेंट उसको रोकने में क्या था, असफल था। क्लियर है? तो देखिए दिया हुआ है कौन से ऐसे बदलाव होंगे जब आप रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी, न्यू प्लांट एंड मशीनरी आ रहे हैं तो आप जो है कि रिस्क असेसमेंट में जो है क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे, क्योंकि नया इक्विपमेंट, नई टेक्नोलॉजी, नए प्लांट्स, नए हजार्ड के साथ जो है कि आएगा। चेंजेज इन वर्क प्रोसीजर, अगर वर्क प्रोसीजर में जो है कोई बदलाव हो रहा हो। चेंजेज इन मटेरियल, कोई मटेरियल जिस मटेरियल से पहले काम हो रहा था, पहले जो मटेरियल से काम हो रहा था, जो सब्सटेंसेस से काम हो रहा था, वो जो है कि इरिटेंट था, अब जो उससे काम हो रहा है वो टॉक्सिक है, तो हमको बदलना होगा कहीं ना कहीं। या फिर और जो मटेरियल पहले था उसके हजार्ड्स कुछ और थे, इसके हजार्ड कुछ और हैं, तो जब तक हम पहले वाले रिस्क असेसमेंट से काम करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है कि वो प्रॉपर रिस्क को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। न्यू इन्फॉर्मेशन ऑन हजार्डस सब्सटेंसेस, बोल रहा है कोई हजार्डस सब्सटेंसेस पे न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, कोई न्यू लेजिस्लेशन आता है, कोई न्यू लॉ आती है, तो भी जो है कि हम चेंज करेंगे। कंसल्टेंट एडवाइस, या फिर जो है कि जो हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी कंसल्टेंट है वो एडवाइस करता है कि आपको रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करने की आवश्यकता है, तो जो है कि हम लोग करेंगे। निवो से इससे काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं कि सिनेरियो दिया रहता है कि रिस्क असेसमेंट को इस ऑर्गेनाइजेशन में रिव्यू करने की आवश्यकता क्यों थी, तो आप जो है कि इसको बता सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए इसमें हम लोग जो है कि देखेंगे स्पेशल केसेस एंड वल्नरेबल वर्कर्स। क्लियर है? इसमें जो है कि दिया हुआ है स्पेशल केसेस एंड वल्नरेबल वर्कर्स को जो है कि रिस्क असेसमेंट में आपको जो है कवर करना होता है। तो देखिए दिया हुआ है, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है यंग पर्सन। क्लियर है? देयर आर टाइम्स व्हेन रिस्क असेसमेंट हैज टू फोकस ऑन वन पर्सन, बोल रहा है कि ऐसे भी समय होते हैं जब रिस्क असेसमेंट को एक व्यक्ति पे जो है कि क्या करना होता है, फोकस करना होता है, और वन स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ वर्कर, या फिर एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ वर्कर्स पे, बिकॉज दे आर मोर वल्नरेबल टू ए पार्टिकुलर हजार्ड, क्योंकि वो उस
हजार्ड से, उस पार्टिकुलर हजार्ड से जो है कि मोर वल्नरेबल होते हैं, यानी कि उससे उनको नुकसान पहुंचाने की संभावना जो है क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे देखिए दिया हुआ है यंग पर्सन, एक यंग पर्सन जो है कि जैसे आप देखिए नॉर्मल आप बाइक का जो भी एक्सीडेंट देखेंगे तो आप देखेंगे बाइक एक्सीडेंट में कि 18 साल से लेकर के और 30 साल के लड़कों का बाइक एक्सीडेंट ज़्यादा होता है, या फिर आप यूँ कहें कि 16 साल से लेकर के और 28 साल के बच्चों का एक्सीडेंट जो है क्या होता है, ज़्यादा होता है। बाइक का आप जो भी एक्सीडेंट देखेंगे उसका आप रेशियो निकालेंगे तो वो क्या है, उस हजार्ड से जो है कि मोर वल्नरेबल है। अब क्यों है उसको जो है कि हम लोग जानेंगे। दे आर मोर एट रिस्क बिकॉज वो लोग अत्यधिक रिस्क में हैं, क्योंकि पुअर परसेप्शन ऑफ वर्क, उनके पास जो है कि काम को करने का जो है कि क्या होता है, वो जो काम होता है उसका पुअर परसेप्शन होता है। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, उनके पास अनुभव की जो है कि कमी होती है। लैक ऑफ नॉलेज, उनके पास नॉलेज की कमी होती है। टेक मोर रिस्क, जो भी यंग वर्कर हैं, यंग पर्सन है, वो अत्यधिक रिस्क लेते हैं। क्लियर ना, जब भी आप यंग पर्सन है आप बहुत अत्यधिक जो है क्या कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, लेते हैं। पीयर ग्रुप प्रेशर होता है, जैसे मान के चलिए कि आप 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं या फिर 10 ही बच्चे हैं और वो लोग ग्रुप में पढ़ रहे हैं अभी क्लास 10th में या फिर 12th में, या फिर उनकी उम्र 18 है, वो लोग अचानक से प्लान बनाएंगे कि यहाँ चलना है और चले जाएंगे। ऐसा बहुत कम ही आप लोगों को देखे होंगे कि जिनका उम्र जो है कि 55 साल है और अचानक वो प्लान बनाए और फ़ोन करके घर बोले कि अरे मैं आज यहाँ पे जो है कि जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो जो है कि पीयर ग्रुप प्रेशर में, यानी कि जो साथ में काम करने वाले सहकर्मी हैं उनके दबाव में जो है कि कम आते हैं। यंग वर्कर जो है कि क्या होते हैं, ज़्यादा आते हैं। लेस डेवलप्ड कम्युनिकेशन स्किल, उनका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो कम विकसित हुआ रहता है। क्लियर है? तो यंग पर्सन इसी वजह से रिस्क में ज़्यादा रहते हैं। अब यंग पर्सन के लिए कंट्रोल मेजर क्या है, इसको भी जो है कि हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दिया हुआ है यंग पर्सन के लिए क्या कंट्रोल मेजर है। कैरी आउट RA यानी कि रिस्क असेसमेंट स्पेसिफिकली कंसिडरिंग यंग पर्सन इन माइंड। आपको एक रिस्क असेसमेंट बनाना चाहिए जिसमें आप यंग पर्सन को ही स्पेशली माइंड में रख के बनाएं। एक ऐसा रिस्क असेसमेंट बनाएं जिसमें आप यंग पर्सन को ही दिमाग में रखें। जैसे कि प्रोहिबिटेशन, उसके बाद से क्या करें, प्रोहिबिटेशन ऑफ डेंजरस जॉब, जो भी डेंजरस जॉब है उसमें जो है कि आप उनको रोकें। रिस्ट्रिक्ट वर्क पैटर्न्स एंड हावर्स, उनके जो काम करने के घंटे हैं उनको जो है कि आप क्या करें, रिस्ट्रिक्ट करें। ट्रेन एंड सुपरवाइजर टू ग्रेटर डिग्री, ट्रेन एंड सुपरवाइज टू ग्रेटर डिग्री, उनको जो है कि अच्छे तरीके से ट्रेन करें और अच्छे तरीके से जो है कि सुपरवाइज करें। प्रोवाइड मेंटर्स टू मॉनिटर एंड सुपरवाइज, उनको मेंटर प्रदान करें जो उनको मॉनिटर कर सकें, सुपरवाइज कर सकें। प्रोवाइड स्पेसिफिक हेल्थ सर्विलेंस, और उनके लिए जो है कि हेल्थ सर्विलेंस की जो है कि व्यवस्था करें, क्योंकि यंग वर्कर के शरीर में अलग अलग तरह के जो है कि चेंजेस हो रहे होते हैं, तो उनको जो है कि उनके हेल्थ को जो है कि चेक करना जो है कि बहुत ही जरूरी होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है प्रेग्नेंट वुमेन। क्लियर है? प्रेग्नेंट वुमेन भी जो है कि किस में आती है, वल्नरेबल ग्रुप में आती है। रिस्क असेसमेंट रिक्वायर्ड एज दे में हैव पोटेंशियल रिस्क लाइक सर्टेन हजार्ड्स एंड केमिकल्स। एक प्रेग्नेंट वुमेन को किन किन चीज़ों से जो है कि ज़्यादा जो है कि क्या हो सकता है, वो ज़्यादा उसको नुकसान पहुंच सकता है, उसके बारे में जो है कि दिया हुआ है कि सर्टेन हजार्डस केमिकल, कुछ ऐसे निश्चित केमिकल्स हैं जो प्रेग्नेंट वुमन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सर्टेन बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स भी जो हैं कि हैं वो भी जो है कि इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैनुअल हैंडलिंग एक्टिविटी, मैनुअल हैंडलिंग भी जो है क्या होता है, नुकसान पहुंचा सकता है। आप देखे होंगे जो भी घर में या फिर रिलेटिव्स या कहीं पर भी अगर कोई लेडी जो है कि प्रेग्नेंट होती है तो उसको बोला जाता है कि आप वजन जो है क्या करें, न उठाएं। वजन उठाने का मतलब मैनुअल हैंडलिंग, यानी कोई भी लोड को आप लिफ्ट कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं या पुलिंग कर रहे हैं, उसको मैनुअल हैंडलिंग एक्टिविटी में जो है कि क्या किया जाता है, रखा जाता है। क्लियर है? एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा जो है कि अधिकता जो है कि न हो। आयोनाइजिंग रेडिएशन से उसको बचाना होता है। नाइट शिफ्ट वर्क से भी जो है कि दिक्कत होती है। स्ट्रेस से प्रॉब्लम हो सकती है, वायलेंस से प्रॉब्लम हो सकती है, स्मोकिंग से जो है कि प्रॉब्लम हो सकती है। वेदर एक्टिव और पैसिव, एक्टिव और पैसिव स्मोकर आप लोग समझ ही रहे होंगे। अगर मान के चलिए कि मेरे बगल में कोई खड़ा होकर के सिगरेट पी रहा है और मैं सिगरेट नहीं पी रहा हूँ तो मैं भी लेकिन उस धुएं को ले रहा हूँ अपने अंदर, अगर आज मेरे पास ही पी रहा है तो मैं पैसिव स्मोकर कहलाऊंगा और वो एक्टिव स्मोकर कहलाएगा। तो इससे भी जो है कि उसके जो अनबोर्न चाइल्ड है उसको नुकसान हो सकता है, प्रेग्नेंट लेडी को नुकसान हो सकता है। कुछ पीपी ऐसे हैं उनके वजह से भी जो है कि नुकसान हो सकता है। क्लियर है? तो ये था कि प्रेग्नेंट वुमेन को किन किन चीज़ों से नुकसान हो सकता है। अभी जो है कि हम लोग देखेंगे कि एक प्रेग्नेंट वुमेन को वर्क प्लेस पे या फिर जो है कि प्रिकॉशन जो है कि क्या लेना चाहिए या फिर कहीं पे भी। प्रोहिबिटेशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स दैट आर टॉक्सिक, प्रेग्नेंट वुमेन को उन
केमिकल से जो है कि दूर रखा जाना चाहिए, प्रोहिबिट किया जाना चाहिए, जो कि टॉक्सिक हैं, जिनको टॉक्सिक कंसीडर किया गया है। चेंज द टाइप ऑफ वर्क और द वे दैट इज डन। बोल रहा है कि अगर उसके काम में जो है कि कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिससे उसको नुकसान पहुंच सकता है, तो उसके या तो हम उससे काम को बदल सकते हैं या फिर जिस तरीके से काम हो रहा है उसको बदल सकते हैं। जैसे मान के चलिए कोई लेडीज है, वो अगर मान के चलिए कि थर्ड फ्लोर पे काम कर रही है और नीचे लिफ्ट नहीं है वहाँ, और उसको सीढ़ी में जाने में दिक्कत हो रही है, तो आप उसके काम के वर्क लोकेशन को भी क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। या फिर उसका जो काम था जिसमें मैनुअल हैंडलिंग करना पड़ता था, ठीक है, तो उस मैनुअल हैंडलिंग के काम को आप कहीं ऐसे जगह पे उसको दे जहाँ पे वो बैठ के काम कर सके, मैनुअल हैंडलिंग करे ही ना। उसका काम जब से वो 10 साल से काम कर रही थी मैनुअल हैंडलिंग ही कर रही थी, लेकिन अभी उसको इस समय में प्रेगनेंसी के समय में मैनुअल हैंडलिंग हम क्या कर सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट द हावर्स ऑफ वर्क, उसके काम को घंटों को प्रतिबंधित करें। अगर मान के चलिए पहले वो 12 घंटे काम कर रही थी, तो अब जो है कि 8 घंटे से ज़्यादा आप काम जो है क्या करें, न लें। सस्पेंड द प्रेग्नेंट फ्रॉम वर्क प्लेस, और वर्क प्लेस से हो सकता है कि आप उसको कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर सकते हैं, यानी कुछ दिनों की छुट्टी के लिए जो है कि आप उसको भेज सकते हैं। क्लियर है? तो ये था कि एक प्रेग्नेंट वुमेन को क्या जो है कि अब ये हम लोग इसमें क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि रिस्क असेसमेंट में कई बार ऐसा होता है कि हमको एक व्यक्ति है, जैसे मान चलिए कि 100 लोग काम कर रहे हैं, उसमें 3 महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वहाँ पे, तो उनके लिए आपको कंसीडर करना होगा। या फिर 100 लोगों का ग्रुप है और वहाँ पे एक डिसेबल्ड वर्कर है, तो आपको उसको देखना होगा। क्लियर ना? हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 99 लोगों के लिए जो कंट्रोल मेजर बताए हैं वो भी कंट्रोल मेजर उसके लिए है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्लियर है ना? क्योंकि उसको भी अगर नुकसान पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं जवाबदेही जो है कि एम्प्लॉयर की होगी। नेक्स्ट देखिए, दिया हुआ है डिसेबल्ड वर्कर, ठीक है, या फिर डिफरेंटली एबल्ड वर्कर। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नीड स्पेशल रिस्क असेसमेंट। इनको भी जो है कि एक स्पेशल रिस्क असेसमेंट की आवश्यकता होती है। क्यों? कैन नॉट रिस्पॉन्ड नॉर्मली इन इमरजेंसी इवैक्यूएशन, क्योंकि जो डिसेबल्ड वर्कर होते हैं वो नॉर्मली, जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति बिहेव करता है उस तरह से ये इमरजेंसी में या फिर इवैक्यूएशन में रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पता चला कि आग लगा और आप दौड़ के भाग गए, तो एक व्यक्ति है जो डिफरेंटली एबल्ड है, व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, वो कैसे दौड़ के भाग जाएगा जो है कि। क्लियर है? तो हमने जो है कि रिस्क असेसमेंट में दिखाया है कि लोग क्या करेंगे, लिफ्ट का यूज ना करके पैदल जो है कि अपने कदमों से जो है कि निकल जाएंगे इवैक्यूएशन रूट को देखते हुए। वो व्यक्ति कैसे जाएगा? तो उसके लिए हमको एक स्पेशल रिस्क असेसमेंट की आवश्यकता होगी। रिड्यूस एबिलिटी टू लिफ्ट, कैरी और मूव ऑब्जेक्ट इन ए व्हील चेयर। बोल रहा है कि उसकी जो भी एबिलिटी है लिफ्ट करने की, कैरी करने की या फिर ऑब्जेक्ट को मूव करने की व्हील चेयर पे, वो जो है क्या होनी चाहिए, रिड्यूस किया जाना, रिड्यूस हो गई रहती है। प्रॉब्लम विथ एक्सेस टू वेलफेयर फैसिलिटी। बोल रहा है उनको प्रॉब्लम होती है जो भी वेलफेयर फैसिलिटी होती है, जैसे कि टॉयलेट वगैरह में, तो उनके लिए अलग से प्रदान किए गए रहते हैं। देखिए आप रेलवे पे, एयरपोर्ट पे लिखा रहता है ना कि दिव्यांग जनों के लिए। क्लियर है? सेंसरी डिसेबल्ड लाइक हियरिंग एंड आई साइट प्रॉब्लम। हो सकता है कि उनको सेंसरी जो है कि जो भी हमारे सेंसेस हैं, जो 5 सेंसेस हैं, उनमें जो है कि उनको प्रॉब्लम हो, जैसे कि देखने में प्रॉब्लम हो या फिर सुनने में प्रॉब्लम हो। जैसे मान के चलिए कि फायर का अलार्म बज गया और उस व्यक्ति को सुनाई ही ना देता हो, तो जो सुन लिए रहेंगे वो लोग तो भाग जाएंगे कि अलार्म बज रहा है, वो व्यक्ति कैसे भागेगा। क्लियर ना? मे नॉट बी एबल टू हियर और सी अलार्म। इसकी वजह से हो सकता है कि वो अलार्म को ना देखे, अलार्म को ना सुने, और जो है कि जो भी अलार्म्स हैं उसको देखे भी ना। अलार्म अगर बज रहे हैं, ब्लिंक कर रहे हैं, तो उसको जो है कि देख भी ना पाए। क्लियर है? कोई व्यक्ति अंधा है और वो देख रहा है कि वहाँ पे ब्लिंक हो रही है लाइट, ठीक है, तो कैसे जो है कि उसको देख पाएगा। क्लियर है? तो इसके लिए जो है कि एक स्पेशल रिस्क असेसमेंट की आवश्यकता होती है। कम्युनिकेशन डिसेबिलिटी, हो सकता है कम्युनिकेशन डिसेबल्ड हो जाए, आप जो है कि वॉकी टॉकी से बोल रहे हैं लेकिन उसको सुनाई नहीं देता है, कैसे सुन पाएगा वो। नीड स्पेशल इर्गोनॉमिक कंसिडरेशन इन देयर वर्क प्लेस, और इसके लिए स्पेशल इर्गोनॉमिक कंसिडरेशन जो है कि वर्क प्लेस पे उनके लिए हमें प्रदान करना चाहिए, यानी कि एम्प्लॉयर को प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट इसमें देखिए दिया हुआ है लोन वर्कर। लोन वर्कर का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति है जो अकेला काम कर रहा है। एक्चुअली लोन वर्कर का मतलब ये नहीं हुआ कि पूरी तरीके से अकेला काम कर रहा है। ऐसा व्यक्ति जो अपने ग्रुप से, अपने कम्युनिटी से, अपने समुदाय से, अपने कलीग से अलग है, भले ही वो लोगों के बीच में हो, तो उसे लोन वर्कर कहते हैं। जैसे अगर कोई एक स्कूल है और वहाँ पे किसी थर्ड पार्टी एजेंसी का एक सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहा है, वहाँ पे एक हाउसकीपर काम कर रहा है, वो लोन वर्कर है, वो अपने कम्युनिटी, अपने कंपनी से अलग है। एक LIC एजेंट जो है कि लोन वर्कर है। अभी देखिए जो अमेजॉन का पार्सल या फ्लिपकार्ट का पार्सल आपके घर डिलीवरी करने आता है,
वो लोन वर्कर है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको स्पेशल कंसिडरेशन जो है कि करना चाहिए, क्योंकि वो भी अत्यधिक रिस्क में है। क्लियर ना। तो देखिए दिया हुआ है लोन वर्कर के लिए क्या कंट्रोल मेजर होंगे। नो लोन वर्किंग फॉर सर्टेन हाई रिस्क एक्टिविटीज। बोल रहा है कि सर्टेन हाई रिस्क एक्टिविटी में जो है कि कोई लोन वर्किंग क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्लियर है। सर्टेन हाई रिस्क एक्टिविटी में कोई लोन वर्कर नहीं होना चाहिए, जैसे कि कन्फाइंड स्पेस हो गया। अरेंजमेंट फॉर रिमोट सुपरविजन। रिमोट सुपरविजन के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। इंश्योर गुड कम्युनिकेशन मेथड। आपको गुड कम्युनिकेशन मेथड रखने हैं, फ़ोन वगैरह से उनको लोकेशन ट्रैक करने के लिए कि आप उसे ट्रैक कर सकें। इशू आप अलार्म सिस्टम होनी चाहिए कि कैसे जो है कि उनको क्या करना है, अगर कुछ इमरजेंसी हो रहा है उस समय तो अलार्म को जो है कि बजा सकें। प्रॉपर ट्रेनिंग जो है कि उनको दी जानी चाहिए कि कैसे जो है कि एज ए लोन वर्कर उनको क्या करना है, काम करना है, इसमें क्या हजार्ड हैं, क्या रिस्क हैं, इसके लिए हम क्या कंट्रोल मेजर अपना सकते हैं, सारा चीज़ जो है कि लोन वर्कर्स को बताया जाना चाहिए। जैसे आप देखिए जो भी अमेजोन का पार्सल करने वाला व्यक्ति है, अगर गांव में, अभी तो हम लोग गांव में ही हैं, तो आप देखेंगे कि रात को लोग डिलीवर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि रात को जो है कि क्या है, उनके साथ जो है कि वायलेंस होने का, हिंसा होने का, सामान चोरी होने का जो है क्या होता है, संभावना रहता है। क्लियर है ना। एलिमेंट 3.4 जो है कि हम लोग का यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे अब हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट 3.4 में जो है कि कौन से क्वेश्चंस निबोस के प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं और कैसे हमको उसका जो है कि जवाब देना है। तो देखिए दिया हुआ है, द रिस्क असेसमेंट फॉर द प्रपोज्ड स्टोरेज टैंक मॉडिफिकेशन हैज बीन कंप्लीटेड बेस्ड ऑन द सिनेरियो ओनली। कमेंट on the whether risk assessment is suitable and sufficient in the following areas। बोल रहा है कि आपको कमेंट करना है, जो एक सिनेरियो है वहाँ पे एक स्टोरेज टैंक मॉडिफिकेशन का रिस्क असेसमेंट बनाया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे ये रिस्क असेसमेंट सुटेबल है कि नहीं है। क्लियर है। तो किन किन एरिया में आपको देखना है, हु माइट बी अफेक्टेड, यानी कि कौन लोग प्रभावित हो सकते हैं। अब आपको उसमें ये देखना है कि सारे लोगों को जिनको शामिल किया जाना चाहिए था उनको शामिल किया गया है कि नहीं किया गया है। द प्रिकॉशन आर रीजनेबल, और जो फर्दर प्रिकॉशन लगाया गया है वो रीजनेबल है कि नहीं है। रीजनेबल का मतलब उचित है कि नहीं है। एंड द रिमेनिंग रिस्क इज लो, और जो रिस्क है वो लो है कि नहीं है। तो इसके हिसाब से जो है कि आपको क्या करना है, इस पर कमेंट करने हैं। अभी प्रीवियस जो वीडियोज डाले गए हैं उसमें कुछ बच्चों ने बताया है कि सर कमेंट का जवाब कैसे देना है। तो अब जैसे देखिए यहाँ पे कमेंट करने के लिए बोल रहा है। अब आपको यहाँ पे अगर ये सूटेबल है एक्चुअल में, तो आपको पॉजिटिवली कमेंट करना है कि हाँ ये सूटेबल है। अगर निगेटिवली अगर ऐसा नहीं किया गया तो आपको निगेटिवली कमेंट करना है। कमेंट का मतलब क्या होता है, टिप्पणी करना, ठीक है ना। नेक्स्ट दिया है कि बेस्ड ऑन द सिनेरियो ओनली व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ वर्कर यू शुड टेक अकाउंट इन योर वर्क प्लेस रिस्क असेसमेंट। देखिए ये भी लगभग सेम क्वेश्चन है। ये जो हु माइट बी अफेक्टेड के तौर पे है, बेस्ड ऑन द सिनेरियो ओनली व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ वर्कर। बोल रहा है कि सिनेरियो के आधार पे आपको ये बताना है कि कौन से मुख्य टाइप के वर्कर हैं जिनको आप अपने वर्क प्लेस रिस्क असेसमेंट में क्या करेंगे, शामिल करेंगे, जिनको कंसीडर करेंगे। क्लियर है। तो अब आप सिनेरियो में देखेंगे कोई वहाँ पे मेंटेनेंस स्टाफ है, कोई क्लीनर है, कोई सुपरवाइजर है, कोई कॉन्ट्रैक्टर का वर्कर है, कोई क्लाइंट का वर्कर है, उन सभी को जो है कि आप शामिल करेंगे। क्लियर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। वन ऑफ द रिकमेंडेड फ्रॉम योर इन्वेस्टिगेशन वाज टू रिव्यू द रिस्क असेसमेंट। ये भी सिनेरियो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू डिसाइडेड टू एनालाइज द एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर फॉर द मेंटेनेंस टास्क वेयर द कॉन्ट्रैक्टर वाज इंजर्ड यूजिंग द हायरार्की ऑफ कंट्रोल एज ए फ्रेमवर्क, कमेंट ऑन द कंट्रोल मेजर। देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है कि आपने जो है कि क्या किया है कि एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर को एनालाइज करने के लिए जो है कि आपने डिसाइड किया हुआ है, जो भी मेंटेनेंस टास्क है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को क्या हुआ था, चोट लगी थी, यूजिंग द जनरल हायरार्की ऑफ कंट्रोल। बोल रहा है कि जनरल हायरार्की ऑफ कंट्रोल का उपयोग करते हुए आपको क्या करना है, कंट्रोल मेजर पे कमेंट करना है। जनरल हायरार्की ऑफ कंट्रोल को प्रयोग में लाते हुए आपको क्या करना है, कंट्रोल मेजर पे कमेंट करना है कि कंट्रोल मेजर कैसा होगा। नेक्स्ट जो है कि देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन कि बेस्ड ऑन द सिनेरियो ओनली कमेंट ऑन द कंपनी अप्रोच टू असेसिंग हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क। बोल रहा है कि ये क्वेश्चन जो है कि ये जो क्वेश्चन है ये बार बार जो है कि क्वेश्चन आया हुआ है कि बेस्ड ऑन द सिनेरियो ओनली कमेंट ऑन द कंपनी अप्रोच टू असेसिंग हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क। बोल रहा है कि सिनेरियो के आधार पर बताएं कि कंपनी का अप्रोच यानी कंपनी का दृष्टिकोण क्या है हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क को एसेस करने में, मूल्यांकन करने में, यानी कंपनी ने हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क को कैसे मूल्यांकन किया हुआ है। ठीक है। व्हाट साइन वुड यू एक्सपेक्ट टू सी इन ए पब्लिकली एसेसिबल एरिया ऑफ द सेंटर
दैट वुड हेल्प टू रिड्यूस द वर्कर एंड पब्लिक। बोल रहा है कि किस तरह के सेफ्टी साइन का आप जो है कि एक्सपेक्ट करेंगे एक पब्लिक एसेसिबल एरिया में देखने के लिए, जो कि लोगों को जो है कि रिस्क को कम करने के लिए जो है कि इस्तेमाल में आएगा। क्लियर है? यानी जो भी वर्कर हैं या पब्लिक हैं उनके रिस्क को कम करेगा वो सेफ्टी साइन। तो कौन कौन से सेफ्टी साइन जो है कि हो सकते हैं? क्लियर है ना? तो इसमें प्रोहिबिटेशन का भी साइन हो सकता है। अब देखिए रेलवे में जाते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे तो प्रोहिबिटेड एरिया करके लिखा रहता है ना, या फिर अभी देखते होंगे तो इलेक्ट्रिक का जो है कि वायर्स जो गए हैं, अभी इलेक्ट्रिक से जो भी ट्रेनें चल रही हैं मैक्सिमम इंडिया में, जो भी छोटे बड़े प्लेटफॉर्म है तो लिखा रहता है ना वार्निंग 25,000 वोल्ट्स, ऐसे करके कुछ वोल्ट्स लिखे रहते हैं। वोल्ट्स मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन वार्निंग का साइन जो है कि वहाँ पे दिया रहता है। क्रॉस बोन जो है कि बनाया रहता है, एक वहाँ पे एक सर होता है और एक यहाँ पे जो है कि हड्डी जो है कि दिया रहता है, क्रॉस बोन्स बनाए गए रहते हैं। तो बोल रहा है कि कौन से सेफ्टी साइन को देखना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक पब्लिक एसेसिबल एरिया में, जहाँ जो सेफ्टी साइन लोगों का हेल्प कर सके। क्लियर है? तो उस सेफ्टी साइन को आपको बताना है। बेस्ड ऑन द सिनारियो ओनली कमेंट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच टू असेसिंग हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क। देखिए सेम क्वेश्चन वही जो है कि आया हुआ है। व्हाट एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर टू कुड द सुपरमार्केट पुट इन प्लेस टू प्रिवेंट ए रिपीट ऑफ दिस एक्सीडेंट ऑफ द कंपैक्टर। बोल रहा है कि कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का इस्तेमाल, ठीक है, कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का इस्तेमाल जो है कि सुपरमार्केट कर सकता है ताकि जो कंपैक्टर से जो एक्सीडेंट हुए हैं, अब आप सिनारियो जब पढ़ेंगे तो कंपैक्टर के बारे में मालूम चलेगा कि कंपैक्टर से जो एक्सीडेंट हुए हैं उसको रोका जा सके। क्लियर है ना? उसको दोबारा होने से जो है कि रोका जा सके। क्लियर है? तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इंजीनियरिंग कंट्रोल नहीं बताना है। अब यहाँ पे आप पीपीई बताएंगे तो फिर आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, जो है कि आपको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ही बताना है। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, परमिट टू वर्क, सेफ्टी साइन, ठीक है, रिड्यूस द एक्सपोजर, ये सारे जो है कि बताने हैं। इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन, ये सारे जो है कि क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि बेस्ड ऑन द सिनारियो ओनली कमेंट ऑन द साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच टू असेसिंग हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क। ये भी सेम क्वेश्चन है। व्हाट आर्गुमेंट वुड यू यूज टू प्रसूड द डायरेक्टर टू बी मोर इन्वॉल्व इन रिस्क असेसमेंट। बोल रहा है कि आप अपने डायरेक्टर को, ये सिनारियो है उसमें बोला जा रहा है कि डायरेक्टर को जो है कि रिस्क असेसमेंट में इन्वॉल्व करने के लिए क्या कमेंट्स आप यूज करेंगे। तो अब आपको समझना यहाँ पे क्या है कि जो भी रिस्क असेसमेंट का जो पर्पज था, जो हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि रिस्क असेसमेंट किस उद्देश्य के लिए बनाया था, वो उद्देश्य ही आपको उसको समझाना है। क्लियर है ना? कि सर ये डेथ को, पर्सनल इंजुरी को रोकेगा, हमारे ऊपर लीगल एक्शन होने से जो है कि रोकेगा, हमारे जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट होंगे उनको जो है कि कम करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, व्हाट कंट्रोल कुड यू हैव बीन यूज टू प्रिवेंट और रिड्यूस द सेवरिटी ऑफ एक्सीडेंट। बोल रहा है कि कौन से कंट्रोल मेजर का आप इस्तेमाल करेंगे जिससे कि एक्सीडेंट के सेवरिटी को जो है कि क्या कह सके, रोका जा सके या फिर उसको कम किया जा सके। क्लियर ना? एक्सीडेंट होने के जो अंजाम या परिणाम होते हैं उसी को बोला जाता है सेवरिटी। बेस्ड ऑन द सिनारियो ओनली व्हाट इज निगेटिव अबाउट द मैनेजमेंट अप्रोच टू असेसिंग हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क इन द फैब्रिकेशन वर्कशॉप। बोल रहा है कि सिनारियो के आधार पर ये बताएं कि क्या निगेटिव मैनेजमेंट का अप्रोच है हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क को एसेस करने के लिए फैब्रिकेशन वर्कशॉप में। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ निगेटिव बताना है कि कहाँ पे उसने जो है कि क्या गलती की है रिस्क का मूल्यांकन करने में, कहाँ पे क्या उन्होंने गलती की है रिस्क असेसमेंट का, रिस्क को जो है कि मूल्यांकन करने में या फिर रिस्क असेसमेंट बनाने में फैब्रिकेशन वर्कशॉप में। अब आप पूरी सिनारियो को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है 3.4 कमेंट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच टू मैनेजिंग रिस्क टू दोज वर्किंग फ्रॉम होम। बोल रहा है कि आपको जो है कि कमेंट करना है कि ऑर्गेनाइजेशन, एक जो सिनारियो दिया गया उस ऑर्गेनाइजेशन का अप्रोच क्या है जो लोग भी वर्किंग फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए। क्लियर है? वो जो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनको जो है कि वो कैसे मैनेज कर रहा है उनके रिस्क को। What administrative control could you put in place to the waterfront cinema to help prevent a reoccurrence of the accident। बोल रहा है कि कौन से आप एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे ताकि वाटरफ्रंट सिनेमा में जो है कि जो एक्सीडेंट हुआ वो दोबारा ना हो या फिर उसको रोकने में जो है कि मदद मिले। बेस्ड ऑन द सिनारियो ओनली व्हाट सर्कमस्टांसेस शुड हैव प्रॉम्प्टेड ए रिव्यू ऑफ द रिस्क। बोल रहा है कि सिनारियो के आधार पे आपको बताना है कि कौन से ऐसे समय हो सकते हैं या कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं, रीजन हो सकते हैं जिनके वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना पड़े, रिस्क असेसमेंट का जो है कि समीक्षा करना पड़े। क्लियर है गाइस? आगे हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे 3.5
और ये वीडियो जो है कि हम लोग का यहाँ पे जो है कि ख़त्म होता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।